जंगल की गहराइयों में जहां पेड़ों की छाया एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती थी, जियांग शुआन और उसके साथी आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर उन्होंने अपने चारों ओर की हरियाली को महसूस किया, जैसे कि हर पत्ता, हर शाखा और हर फूल अपनी कहानी बयां कर रहा हो। हवा में ताजगी थी, जो बारिश के बाद की मिट्टी की सुगंध के साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव प्रदान कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके दिलों में उत्साह की लहरें उठने लगी। गोतेंग ने अचानक रुककर कहा, क्या तुमने सुना? सभी ने ध्यान से सुना और जंगल की आवाजें सुनाई दी, माइनस पक्षियों की चहचहाट, दूर से आती हुई नदी की कलकल ध्वनि और पत्तियों की सरसराहट। यह सब मिलकर एक अद्भुत संगीत का निर्माण कर रहा था। जियांग ने कहा, हमें ध्यान से चलना चाहिए, जंगल में हर कदम महत्वपूर्ण है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने शिकार के उपकरणों को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़े। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जानवर झाड़ियों में हिल रहा हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता थी। जियांग ने धीरे से कहा, शांत रहो, हम इसे देख सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए जहां से आवाज आ रही थी। जियांग शुआन और उसके साथी इस घने जंगल में यात्रा कर रहे थे, जहां हर कदम पर नई चुनौतियां और रहस्यमय जीवों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस यात्रा में कई प्रकार के कीड़ों को देखा, जो खाने योग्य माने जाते थे, लेकिन उनकी मेहनत को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उनकी नजरें बड़े सींग वाले भेड़ पर थी, जो इस क्षेत्र का प्रमुख शिकार था। अचानक आसमान से एक विशाल पक्षी, जिसकी पंखों की चौड़ाई लगभग 5 से 6 मीटर थी, बिजली की तरह नीचे आया। उसने एक बड़ी सांप को पकड़ लिया, जो एक पेड़ पर लिपटी हुई थी, और तेजी से उड़ गया। पक्षी के उड़ने के बाद पेड़ की शाखाएं और पत्ते अभी भी हिल रहे थे, लेकिन सांप अब वहां नहीं था। जियांग शुआन ने इस दृश्य को कई बार देखा था। उसके दिल में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसने अपने चारों ओर सतर्कता से नजर रखी, शिकार की तलाश में। उसने एक मोटी पुरानी बेल को पार किया और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ अजीब बड़े पेड़ दिखाई दिए। इन पेड़ों के नीचे कई गोल फल बिखरे हुए थे, जो फुटबॉल के आकार के थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर फल अधूरा था, जैसे कि किसी ने उन्हें विस्फोट कर दिया हो। इसके अलावा जियांग शुआन ने पेड़ों के नीचे कई जानवरों की हड्डियां देखी, कुछ सड़ चुकी थीं और कुछ अभी भी मजबूत थीं। यह क्या है? उसने सोचा। जियांग शुआन ने एक फल उठाया, जो आधा था, और पाया कि यह खोखला था, अंदर कोई गूदा या बीज नहीं था। तभी ची शाओ उसके पास आया और कहा, यह थंडर फल है। जियांग शुआन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया। ची शाओ ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। शिकार टीम इसे थंडर पेड़ कहती है और इसके फलों को थंडर फल कहते हैं। जियांग शुआन ने ध्यान से सुना, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। ची शाओ ने आगे बताया, हर साल थंडर फल के पेड़ विभिन्न आकार के फलों से भरे होते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो कोई भी जानवर जो पेड़ के नीचे से गुजरता है, वह पकने वाले फलों को गिरा देता है, जिससे वे फट जाते हैं और जानवरों को मार देते हैं। जियांग शुआन ने थंडर फल के खोल को अपने हाथ में पकड़े हुए देखा और ची शाओ की व्याख्या से हैरान रह गया। यह दुनिया अजीब और चकित करने वाले पौधों से भरी हुई है। ची शाओ ने फिर से बात जारी रखी, मैंने शिकार टीम से सुना है कि थंडर पेड़ों के नीचे एक जानवर रहता है, जिसे धरती कवच जानवर कहा जाता है। जियांग शुआन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। ची शाओ ने आगे कहा, ये धरती कवच जानवर बहुत मजबूत होते हैं, उनके पास कठोर कवच होता है, तेज पंजे होते हैं और ये गड्ढे खोदने में बहुत कुशल होते हैं। जियांग शुआन ने उसकी आंखों में चमक देखी, जैसे वह उस जानवर के बारे में सोच रहा हो। वे बहुत चालाक होते हैं, ची शाओ ने कहा। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा, जैसे वह उस जानवर को खोजने की कोशिश कर रहा हो। जंगल की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर से आने वाली चिड़ियों की चहचहाट ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह दुनिया कितनी रहस्यमय और अद्भुत है, जहां हर पेड़ और हर फल एक कहानी कहता है। जियांग शुआन ने अपने मन में विचारों का एक तूफान महसूस किया। वह सोचने लगा कि क्या वह कभी उस धरती कवच जानवर का सामना कर पाएगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी साहसिकता को दर्शा रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, पेड़ों की छाया में, जहां धूप की किरणें खेल रही थी, जंगल की गहराई में हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा था। उसने अपने दिल की धड़कन को सुना, जो तेज हो रही थी। क्या वह इस अद्भुत और खतरनाक दुनिया में अपने लिए एक स्थान बना सकेगा? उसके मन में सवाल थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो उसके साथ थे, और एक नई ऊर्जा महसूस की। चलो, हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। जियांग शुआन और उसके साथी आगे बढ़े, उनके कदमों की आवाजें जंगल की शांति को तोड़ रही थी। उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, जैसे वे किसी महान साहसिक कार्य पर निकले हों। हर पेड़, हर पत्ता और हर ध्वनि उनके लिए एक नई कहानी बुन रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल शिकार की नहीं, बल्कि आत्मा की खोज की भी है। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में जाते गए, वातावरण में एक रहस्यमयता बढ़ती गई। उन्होंने एक बार फिर थंडर फल के पेड़ की ओर देखा, जो उन्हें अपनी अद्भुतता से आकर्षित कर रहा था। क्या तुम सोचते हो कि हम कभी इस जंगल के रहस्यों को समझ पाएंगे? उसने अपने दोस्तों से पूछा। उनके चेहरों पर उत्सुकता और साहस की झलक थी। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां हर मोड़ पर एक नया अनुभव उनका इंतजार कर रहा था। एक सुनसान जंगल में, जहां पेड़ पौधे एक दूसरे से गले मिलते हुए खड़े हैं, जो कि काई से ढका हुआ था। यह स्पष्ट था कि यह गड्ढा बहुत समय से किसी पृथ्वी कवच पशु द्वारा नहीं खोदा गया था। चिशाओ ने सोचा, यह गड्ढा तो पृथ्वी कवच पशु द्वारा खोदा गया है, लेकिन चूंकि गरजने वाले पेड़ ने अभी फल नहीं दिए हैं, इसलिए ये यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं। उसकी आवाज में एक हल्की निराशा थी, लेकिन जियांग शुआन ने अपनी हड्डी की फावड़ा उठाई और गड्ढे को खोदना शुरू किया।
जैसे ही उसने मिट्टी को हटाया उसे कुछ पुरानी पशु हड्डियां मिली जिन पर स्पष्ट दांतों के निशान थे। यह खोज जियांग शुआन के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। उसने मन में ठान लिया कि वह गिरने के मौसम में वापस आएगा जब गरजने वाले फल फटेंगे और पृथ्वी कवच पशु फिर से यहाँ दिखाई देंगे। चलो कुछ पौधे उखाड़ते हैं, उसने कहा। जियांग शुआन ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जब गरजने वाले फल फटेंगे तो उनके बीज दूर दूर तक फैल जाएंगे। अगर ये उपयुक्त स्थानों पर गिरे तो ये जड़ें जमा सकते हैं, अंकुरित हो सकते हैं और फिर से एक नया गरजने वाला पेड़ उगा सकते हैं। इसलिए जहां गरजने वाले पेड़ होते हैं वहां अक्सर छोटे पौधों की भरमार होती है। जियांग शुआन ने अपने जनजाति के चारों ओर खतरनाक पौधों की एक रक्षा रेखा बनाने का निश्चय किया और गरजने वाले फल इस काम के लिए एक बेहतरीन विकल्प थे। उसने कहा, मैं खुद खुदाई करूंगा। तभी गौ तेंग ने आगे बढ़कर कहा, मैं पौधे उखाड़ने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर जियांग शुआन का चेहरा खुशी से खिल उठा। दोनों ने मिलकर 8 गरजने वाले पेड़ के पौधे उखाड़े। सभी की जड़ें और मिट्टी सही सलामत थीं, जिससे उनकी जीवित रहने की दर बढ़ गई। जब उन्होंने पौधों की खुदाई पूरी कर ली तो जियांग शुआन ने जंगल का चक्कर लगाया। उसकी आंखें चारों ओर बिखरे हुए भेड़ और हिरण के सींगों को खोज रही थी। वह जानता था कि ये सींग और हड्डियां जनजाति के लिए मूल्यवान थी। जैसे ही उसने एक जगह पर कुछ हड्डियां देखी, उसकी धड़कन तेज हो गई। ये हड्डियां अभी तक सड़ नहीं गई थीं और इन्हें हड्डी के औजार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जियांग शुआन ने उन हड्डियों को उठाया और सोचने लगा कि ये उनके लिए कितनी उपयोगी साबित होंगी। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, ये सींग और हड्डियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी आंखों में उत्साह और आशा की चमक थी। जियांग शुआन ने हड्डियों और सींगों को इकट्ठा करने के बाद अपने समूह के साथ शिकार और खाने योग्य पौधों की खोज में आगे बढ़ा। जंगल की हरियाली में पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट ने एक मधुर संगीत का निर्माण किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह जंगल केवल जीवित रहने का स्थान नहीं है, बल्कि यह एक रहस्य और संभावनाओं से भरा हुआ है। उसने अपने साथियों से कहा, हमें इस जंगल की हर एक चीज का सम्मान करना चाहिए। यहाँ की हर हड्डी, हर पौधा हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो उसके विचारों की गंभीरता को दर्शा रही थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जियांग शुआन और उसके साथी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। उन्होंने सींगों और हड्डियों को एकत्रित करने के बाद अब खाने योग्य पौधों की तलाश में थे। जंगल की गहराई में उन्हें एक जगह पर कुछ सुगंधित जड़ी बूटियां मिली जिनकी खुशबू ने उन्हें अपनी ओर खींचा। जियांग शुआन ने उन जड़ी बूटियों को पहचान लिया और कहा, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। उन्होंने जड़ी बूटियों को सावधानी से इकट्ठा किया और अपने साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़े। जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था और जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल शिकार करने की नहीं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधनों को खोजने की भी है। दोपहर का समय था जब जियांग शुआन ने एक विशाल उड़ने में असमर्थ पक्षी को तीर से मार गिराया। पक्षी का विशाल आकार और उसके पंखों की अनुपस्थिति ने उसे एक अद्वितीय प्राणी बना दिया था। जियांग शुआन ने कुछ खाद्य कंद और जंगली सब्जियां खोजी जिन्हें उसने खुद खोदकर उगाने का निश्चय किया। वाइन जनजाति के पास अनाज और सब्जियों की विविधता सीमित थी, इसलिए जियांग शुआन ने हर मौके का फायदा उठाने का मन बना लिया। जैसे ही वे एक छोटे से पहाड़ के सामने पहुंचे, अचानक ची शाओ ने जियांग शुआन को एक झाड़ी में खींच लिया, जिससे वे दोनों छिप गए। उसने बाकी तीनों युवाओं को भी छिपने का इशारा किया। क्या हुआ? जियांग शुआन ने धीमी आवाज में पूछा। आगे कोई है? ची शाओ का चेहरा गंभीर था, जिसमें थोड़ी घबराहट झलक रही थी। उन्होंने अन्य जनजातियों के लोगों से मिलने की चिंता की थी और अब उनकी चिंता सच होती दिख रही थी। जियांग शुआन ने ची शाओ की नजरों का अनुसरण किया और ध्यान से देखा। पहाड़ की तलहटी में एक छिपा हुआ चट्टानी गुफा थी, जिसका प्रवेश द्वार बड़े सूखे शाखाओं से भरा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से मानव द्वारा रखा गया था। इसके अलावा गुफा से हल्की धुआं उठ रही थी, जिसे ध्यान से देखे बिना नहीं देखा जा सकता था। जियांग शुआन ने गुफा की ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। शीशाओं की गंभीरता ने उसे और भी सतर्क कर दिया। गुफा के पास की चट्टानें और सूखी टहनियां एक रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। जियांग शुआन ने गुफा के चारों ओर की स्थिति का आकलन किया। उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या यह किसी अन्य जनजाति का ठिकाना था? क्या वे खतरे में थे? तभी पीछे से गौ तेंग ने फुसफुसाते हुए पूछा, मुखिया, अब हमें क्या करना चाहिए? यह सुनकर जियांग शुआन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। शी क्यू और नानशिंग भी उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इस पल में जियांग शुआन को एक नेता की भूमिका निभानी थी। उसकी सोचने की प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन अंततः उसने कहा, पहले एक पेड़ में छिपते हैं, देखते हैं कि वहां कितने लोग हैं, फिर निर्णय लेते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। धीरे धीरे उन्होंने एक ऊंचे घने पेड़ पर चढ़ाई की, जहां से वे गुफा को दूर से देख सकते थे। पेड़ की शाखाओं के बीच छिपकर उन्होंने अपने दिल की धड़कनों को सुना, जो उनके डर और जिज्ञासा का प्रतीक बन गई। पेड़ की ऊंचाई से जियांग शुआन ने गुफा के चारों ओर की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें चौकस थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि गुफा के पास कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। उनकी बातचीत की आवाजें हवा में तैर रही थीं। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण था। वह जानता था कि इस स्थिति में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण था। जैसे ही वह गुफा की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसे एक हल्की सी गंध महसूस हुई, धुएं की, जो गुफा से उठ रही थी। यह गंध उसके मन में और भी सवाल पैदा कर रही थी। क्या वे लोग वहां खाना बना रहे थे या कुछ और? तभी चीशाओ ने धीरे से कहा, क्या हमें उन्हें देखने के लिए नीचे उतरना चाहिए? जियांग शुआन ने उसे
इशारा किया कि अभी नहीं, उन्हें और जानकारी की आवश्यकता थी। गुफा के पास के लोग अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उनकी वेशभूषा और हाव-भाव ने जियांग शुआन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे मित्र थे या दुश्मन। जंगल के निचले पहाड़ के नीचे एक गुफा में तिरछी घास की स्कर्ट पहने से एक महिला जमीन पर बैठी हुई थी जो जनजाति की सुरक्षा के वे इस बर्बर जंगल में लंबे समय तक जीवित नहीं सकते थे। एक हाथ वाले मध्य आयु के व्यक्ति खड़ा हुआ उस दमनकारी वातावरण ने उसे बहुत परेशान कर दिया था और वे थोड़ी ताजी हवा के लिए बाहर जाना चाहता था। गुफा से बाहर निकलते ही बारिश के बाद की ताजी हवा ने उसके दिल के भारीपन को थोड़ी देर के लिए कम कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था गुफा के पास एक पेड़ में 5 जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। घने पेड़ में जियांग शुआन ने अपना सिर मोड़कर ची शाओ को देखा, फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने भी हमारे समान कुछ अनुभव किया है। जनजातीय युद्ध से भागते हुए गुफा से पहले की बहस बहुत तेज थी। उन जनजातीय लोगों की स्थिति इतनी खराब थी कि वे खांसते हुए चिल्ला रहे थे, इसलिए जियांग शुआन और अन्य लोग इसे स्पष्ट रूप से सुन सके। ची शाओ ने भी जियांग शुआन को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, वे सभी भटकने वाले हैं। भटकने वाले वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जनजाति खो दी है, वे प्राचीन जंगल में खोए हुए का। एक हाथ वाला मध्य आयु का व्यक्ति खड़ा हुआ उस दमनकारी वातावरण ने उसे बहुत परेशान कर दिया था और वह थोड़ी ताजी हवा के लिए बाहर जाना चाहता था। गुफा से बाहर निकलते ही बारिश के बाद की ताजी हवा ने उसके दिल के भारीपन को थोड़ी देर के लिए कम कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था गुफा के पास एक पेड़ में 5 जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। घने पेड़ में जियांग शुआन ने अपना सिर मोड़कर ची शाओ को देखा, फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने भी हमारे समान कुछ अनुभव किया है। जनजातीय युद्ध से भागते हुए गुफा से पहले की बहस बहुत तेज थी। उन जनजातीय लोगों की स्थिति इतनी खराब थी कि वे खांसते हुए चिल्ला रहे थे, इसलिए जियांग शुआन और अन्य लोग इसे स्पष्ट रूप से सुन सके। ची शाओ ने भी जियांग शुआन को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, वे सभी भटकने वाले हैं। भटकने वाले वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जनजाति खो दी है। वे प्राचीन जंगल में खोए हुए आत्माओं की तरह घूमते हैं। कुछ भाग्यशाली होते हैं जो अन्य जनजातियों में शामिल हो जाते हैं, जबकि अन्य दुर्भाग्यशाली होते हैं, जंगल में विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं. Sagkat kita tasiri brudi de kas dati bung di lugar lang ko ni sa. A veru perché urse akle usum di kazen utta parjin ko de cose che shock or jora de sore de carrot kya. E ambe logi ai grab in darus dai man ko vera bifa. Har bar bit bisin dudar paril agi darus ko ang met thigo kada bakaregi. Mora mar ko dari thi daro nagi na tiu ki dan ma ko bode de kar ke pu ko ke si ando ka kan so da ti kara. Ta aba de budi pada e ke alta. Ai gilter are tai da pare kin ko ta ko ti ka pa ka pa da pa dar ka pin na pe kres kya ma teri kres ke ka pa da ma ba ba a be de kon ta ri ba kan na pa ta pa de ai ga ba da ka da pa ma ta pa ta pa ta ba ta ba ta ko de ke ta pa ta ba ta ba na ba di are ba de ko da pa da ba ko ba na ba ta pa 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 ba ba ka pa de ba da ba da ba da da re ka pa pa de pa da ba ba de ka da ba da ba ta pa ta de ti pa ri ba 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 da se da ri ba da 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 ba da ba da ba da ba da da ri ka ta ba da ba da da ba da ka ba da ba da ba da da ka ba da ka ba da ba da ba da ba da ba da ka ba ri ka da ba da ya ba da ba da ba da ba da se da ba 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 da
जियांग शुआन और उसकी टोली को बहुत भाग्यशाली माना जा सकता है। उन्होंने पत्थर के पहाड़ पर प्राचीन बैल को खोज निकाला, बांस के ग्रोव के नीचे बसेरा किया और यहाँ तक कि एक छोटी सी जनजाति भी स्थापित कर ली। ये गुहमें देख लेते हैं, उनकी स्थिति का पता लगाते हैं। हालांकि बैल जनजाति में लोगों की कमी थी, लेकिन घुमंतुओं को अपने में शामिल करना जोखिम भरा था। अगर वे अंततः कब्जा कर लेते तो यह एक समस्या बन जाती, इसलिए इन लोगों की स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण था। तो चलो उन्हें और देख लेते हैं। समूह ने पेड़ में क्राउच होकर एक हाथ वाले मध्य आयु के व्यक्ति को गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा। कुछ ही समय में अन्य लोग भी गुफा से बाहर आए। स्थिति गंभीर थी, आत्माएं बिखरी हुई थीं, लेकिन भोजन करना आवश्यक था और कोई भी भूख से मरना नहीं चाहता था। उन्होंने गुफा के पास कुछ जंगली सब्जियां खोदी, कुछ आसानी से पकड़े जाने वाले बड़े कीड़ों को पकड़ा और कुछ छोटे शिकार को पकड़ने के लिए कुछ साधारण जाल भी लगाए। बेशक चूंकि वे बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इसलिए इकट्ठा किया गया भोजन सीमित था। जब इसे दर्जन भर घुमंतुओं में बांटा गया तो केवल इतना ही सुनिश्चित किया जा सका कि वे भूखे न रहें। भरपेट खाना तो दूर की बात थी। दोपहर में जियांग शुआन और अन्य बांस के ग्रोव में लौट आए, क्योंकि प्राचीन जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक था। जियांग शुआन ने अगले 2 दिनों तक इन घुमंतुओं का अवलोकन जारी रखा, उनकी संख्या और लड़ाई की ताकत का निर्धारण करते हुए। उस दिन का वातावरण गहन और उदास था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान में लालिमा फैलने लगी और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा ने सभी के दिलों में एक अजीब सा डर भर दिया। जियांग शुआन ने उस मृत घुमंतु के चेहरे को देखा, जो अब जीवन की चमक से दूर था। उसकी आंखों में एक अदृश्य दर्द था, जो सभी को महसूस हो रहा था। जियांग शुआन ने उस मृत घुमंतु के चेहरे को देखा, जो अब जीवन की चमक से दूर था। उसकी आंखों में एक अदृश्य दर्द था, जो सभी को महसूस हो रहा था। यह एक संकेत था, एक चेतावनी कि इस जंगल में जीवित रहना कितना कठिन है। जियांग शुआन ने अपने साथियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता और भय की छाया थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे इन घुमंतुओं को अपने में शामिल करते हैं, तो क्या यह उनकी जनजाति के लिए सही होगा? क्या वे इनकी मदद कर सकते हैं या ये उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं? यह विचार उनके मन में चक्कर लगा रहा था। जियांग शुआन ने उस दिन के बाद से अपने निर्णय को लेकर गहन विचार करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि घुमंतुओं की स्थिति कितनी गंभीर थी, लेकिन क्या वह उन्हें अपने में शामिल करने का जोखिम उठा सकता था? बांस के ग्रोव में लौटते समय उसने अपने साथियों से चर्चा की। चिशाओ ने कहा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जियांग शुआन ने सहमति जताई, लेकिन उसके मन में एक अनिश्चितता थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे इन लोगों को अपने में शामिल करते हैं, तो क्या यह उनकी जनजाति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है? उन्होंने अपने मन में यह भी सोचा कि क्या यह सही है कि वे इन घुमंतुओं की मदद करें, जो पहले से ही इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बांस के ग्रोव में बैठकर उन्होंने चारों ओर देखा। हवा में एक हल्की सी गंध थी, जो जंगली फूलों और ताजगी से भरी थी, लेकिन इस ताजगी के पीछे एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों की आंखों में देखा। उनमें एक अदृश्य बंधन था, जो उन्हें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनाता था। क्या वे इस बंधन को तोड़ सकते थे? क्या वे इन घुमंतुओं को अपने में शामिल कर सकते थे? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। 11 बचे हुए वॉन्डरर्स, जो भूख से परेशान थे, ने एक दूसरे को देखकर एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने एक गड्ढा खोदकर अपने साथी की लाश को दफनाने का निश्चय किया। यह एक ऐसा क्षण था जब मानवता की करुणा ने बुराई पर विजय प्राप्त की। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके दिलों में एक गहरी उदासी थी। जंगल की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि प्रकृति भी उनके दुख में शामिल हो गई हो। यह क्षण केवल एक शव को दफनाने का नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जियांग शुआन, जो इस दृश्य को देख रहा था, ने महसूस किया कि इन वॉन्डरर्स को अपने समुदाय वाइन ट्राइब में शामिल करना चाहिए। उसने सोचा, अगर ये लोग एक दूसरे को खा सकते थे तो यह कितना भयानक होता। लेकिन उसने यह भी जाना कि इस कठिन समय में मानवता की अच्छाई भी जीवित है। जियांग ने सोचा कि अगर वह इन वॉन्डरर्स को अपने साथ ले लेता है तो शायद वे एक नई जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह इन वॉन्डरर्स को बचाने का प्रयास करेगा। जियांग शुआन ने एक हाथ वाले मध्यवर्गीय व्यक्ति की ओर देखा और कहा, डरे नहीं, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, जो वॉन्डरर्स के दिलों में थोड़ी सी आशा जगाने लगी। उसने आगे कहा, हम वाइन ट्राइब से हैं और हम आपको बचाने आए हैं। यह सुनकर एक हाथ वाला व्यक्ति चौंक गया। उसकी आंखों में सवाल थे। जियांग ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, आप सभी अपने जनजाति को खो चुके हैं। अगर आप किसी अन्य जनजाति को नहीं खोज पाए तो आप कितने समय तक इस खतरनाक जंगल में जीवित रह सकते हैं? उसकी बातें वॉन्डरर्स के दिलों में गहराई तक पहुंच गईं। एक हाथ वाला व्यक्ति चुप रहा और उसके साथियों की आंखों में निराशा की छाया थी। जियांग की बातें जैसे उनके दिलों की गहराई में उतर गईं। उसने कहा, मैं गोल गोल बातें नहीं करना चाहता। अगर आप वाइन ट्राइब में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो आप हमारे वाइन भगवान और जनजाति की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर वॉन्डरर्स के चेहरों पर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। जियांग शुआन ने देखा कि एक हाथ वाला व्यक्ति और उसके साथी अब एक नई दिशा में देखने लगे थे। उनकी आंखों में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास था। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप लोग वाइन ट्राइब में शामिल होने के लिए तैयार हैं? यह सुनकर सभी वॉन्डरर्स ने एक साथ सिर हिलाया। जियांग ने महसूस किया कि यह एक नई शुरुआत का क्षण था। जंगल की ठंडी हवा में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, जियांग ने कहा, हम सब मिलकर इस खतरनाक जंगल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह सुनकर वॉन्डरर्स के चेहरों पर खुशी और आशा की चमक आ गई। जियांग ने अपने साथियों की ओर देखा और उन्होंने भी सहमति में सिर हिलाया। यह क्षण केवल एक नए सफर की शुरुआत नहीं था, बल्कि एक नई पहचान की भी शुरुआत थी। जंगल की गहराइयों में, जहां डर और अनिश्चितता का साम्राज्य था, वहां अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी। जियांग शुआन की राहत की सांस ने उसके दिल को हल्का कर दिया।
दिया। वो चिंतित था कि ये लोग स्टबर्न होंगे और वाइन जनजाति में शामिल होने से मना कर देंगे। जैसे ही एक हाथ वाला आदमी ने अपनी स्वीकृति दी, अन्य भटकते लोगों ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक आ गई। जियांग शुआन ने उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जो उन्होंने भूख के कारण बहुत समय से नहीं खाया था। उस खाने की खुशबू ने उनके पेटों में हलचल मचा दी। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उनकी आंखों में चमक लौट आई। जियांग शुआन ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप अब सुरक्षित हैं, वाइन जनजाति में आपका स्वागत है। भटकते लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में विश्वास और आशा की एक नई किरण थी। जियांग शुआन ने उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया। जैसे ही वे चलने लगे, चारों ओर की प्रकृति ने भी जैसे एक नई कहानी सुनाने का मन बना लिया। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ने उनके कदमों को और भी हल्का कर दिया। जियांग शुआन ने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा जैसे यह एक नई शुरुआत है, एक नई यात्रा की शुरुआत। प्रवास के जंगल के बाहर 11 नए वांडरर्स विशाल पत्थर के पहाड़ और उसकी प्राचीन बेल को देखकर स्तब्ध रह गए। उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया जब जियांग शुआन ने उनके विचारों को भली भांति समझा और इन वांडरर्स को प्रभावित करने के लिए उन्होंने उन्हें पत्थर के पहाड़ के आधार पर पीले मिट्टी के वेदी के सामने ले जाया। इस साल के अनुष्ठान के दौरान वाइन देवता ने एक दिव्य चमत्कार प्रकट किया। देखो, वह भयंकर बड़ा पक्षी आकाश से वाइन देवता द्वारा नीचे लाया गया। उसका पूरा शरीर मांस और रक्त का बलिदान के रूप में अर्पित किया गया। 11 वांडरर्स ने विशाल पक्षी के कंकाल और उसके टूटे हुए हड्डियों को देखा, जिससे उनके मन में उस शक्तिशाली और रहस्यमय प्राचीन बेल के प्रति और भी अधिक भय और श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह विशाल प्राचीन बेल सच में जीवित प्रतीत हो रही थी। अचानक अनंत हरे प्रकाश के साथ फट पड़ी, जिसने पूरे पत्थर के पहाड़ और बांस के जंगल को ढक लिया। एक अवर्णनीय दमनकारी आभा छा गई, जिससे वांडरर्स के मुंह खुले रह गए, उनके पैर कमजोर हो गए और उनके शरीर में कंपकंपी छा गई। जियांग शुआन भी एक क्षण के लिए ठिठक गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और समय पर चिल्लाए, चूंकि आप हमारी वाइन जनजाति में शामिल होना चाहते हैं तो क्यों न वाइन देवता की पूजा करें। जैसे ही वांडरर्स ने उस विशाल पक्षी के कंकाल को देखा, उनके दिलों में एक अजीब सी दहश और श्रद्धा का मिश्रण उमड़ पड़ा। जियांग शुआन की आवाज गूंज रही थी, यह वाइन देवता की शक्ति है जिसने इस पक्षी को आकाश से नीचे गिराया। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य का एक अनोखा संगम था। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि क्या यह सब सच है या केवल एक सपना। अचानक प्राचीन बेल ने एक अद्भुत चमक दिखाई जो चारों ओर फैल गई। उस हरे प्रकाश ने उन्हें एक अद्भुत अनुभव में डुबो दिया। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता गया, वांडरर्स की सांसें थम गईं। एक अद्भुत दमनकारी आभा ने उन्हें घेर लिया, जिससे उनकी आत्मा में एक गहरी हलचल मच गई। जियांग शुआन ने फिर से कहा, आपको वाइन देवता की पूजा करनी चाहिए। इस बार उनकी आवाज में एक अनोखी शक्ति थी। एक वांडरर ने पहले झुककर प्रणाम किया और बाकी भी उसके पीछे पीछे झुकने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने माथे को जमीन पर टिका दिया, एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। जैसे ही सभी वांडरर्स ने प्राचीन बेल के सामने झुककर प्रणाम किया, एक अद्भुत घटना हुई। एक कोमल बेल तेजी से बढ़ने लगी और उसने 11 शाखाओं में विभाजित होकर वांडरर्स के सिर के ऊपर फैल गई। हर शाखा के सिरे पर एक छोटी हरी बूंद नींजू हुई, जो धीरे धीरे गिरने लगी। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे प्रकृति ने खुद को प्रकट किया हो। हर बूंद ने वांडरर्स के सिर पर गिरते ही एक जादुई अनुभव दिया। जैसे ही वह हरी तरल उनके शरीर में समा गई, उन्होंने एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। उनकी थकान जैसे हवा में उड़ गई और उनके कमजोर शरीर में फिर से ताकत लौट आई। यह एक चमत्कार था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जियांग शुआन ने उन्हें बताया कि यह केवल उनकी क्षमता के अनुसार है और उन्होंने पहले ही जो प्राप्त किया था वह इससे कहीं अधिक था। लेकिन इस क्षण में वांडरर्स ने अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव किया जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। प्राचीन बेल की शक्ति ने वांडरर्स को एक नई दिशा दिखाई। वे अब केवल एक समूह नहीं थे, बल्कि एक परिवार बन गए थे। जियांग शुआन ने उन्हें बताया कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है और उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जैसे ही वे उस विशाल पत्थर के पहाड़ की ओर बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा थी। हर कदम के साथ उन्होंने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया और एक नई पहचान की ओर बढ़ने लगे। वाइन जनजाति का हिस्सा बनने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन वे अब तैयार थे। उनके दिलों में एक नई आशा और साहस था। जैसे ही वे आगे बढ़े, प्राचीन बेल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक नई ऊर्जा उनके चारों ओर फैल गई। यह एक नया अध्याय था जो उनकी यात्रा को एक नई दिशा में ले जाने वाला था। जंगल की गहराइयों में जहां हरियाली का साम्राज्य फैला हुआ था, वहां एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा था। वाइन ट्राइब के लोग जो पहले थके हुए और निराश थे, अब उनमें नई ऊर्जा और जीवन शक्ति का संचार हो चुका था। जैसे जैसे प्राचीन वाइन ने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त किया, उसकी हरी रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी और वह अपने सामान्य रूप में लौटने लगी। लेकिन उन वांडरर्स की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए एक नई आशा पाई हो। क्या फर्क पड़ता है अगर वाइन ट्राइब में लोग कम हैं? उन्होंने एक दूसरे से कहा। एक बांस का घर क्या मायने रखता है? जब तक हमें प्राचीन वाइन का संरक्षण है, हम इस खतरनाक प्राचीन जंगल में जीवित रह सकते हैं। यह सरल इच्छा जीवित रहने की उन्हें वाइन ट्राइब के लोग बनने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रही थी। अब रात हो रही है, तुम्हें बांस के आश्रय में रुकना चाहिए और कल नए बांस के घर बनाना चाहिए। जियांग शुआन ने वांडरर्स को बांस के घर की ओर ले जाते हुए कहा। जियांग शुआन ने वांडरर्स को बांस के घर में ले जाकर उन्हें अस्थायी रूप से ठहराया। वह सरल बांस का आश्रय, जिसमें चारों ओर हरे पत्तों की छाया थी, अब एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। वाइन भगवान के चमत्कार को देखकर और उसकी कृपा प्राप्त करके वांडरर्स ने जियांग शुआन के निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया, क्योंकि जियांग शुआन वाइन ट्राइब का नेता था।
ची शाओ ने चुपचाप जियांग शुआन के कार्यों का अवलोकन किया। उसने एक बार फिर यह महसूस किया कि जियांग शुआन को नेता के रूप में चुनना सही निर्णय था। अगर वह खुद नेता होती तो वह इतनी कुशलता से कार्य नहीं कर पाती। जियांग शुआन ने वांडरर्स की मदद की, उन्हें अलाव जलाने में सहायता की और भोजन प्रदान किया। फिर वह बांस के घर में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। आग के पास बैठकर जियांग शुआन ने अन्य लोगों से कहा, ये वांडरर्स अभी नए हैं और उन पर भरोसा करना आसान नहीं है। अगले कुछ दिनों तक हम रात की चौकीदारी करेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। चारों ने सिर हिलाया, यह जानते हुए कि विश्वास बनाने में समय लगता है और खतरनाक प्राचीन जंगल में सतर्क रहने वाले ही लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उस रात कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, लेकिन सभी के दिलों में बेचैनी थी। जंगल की रात की ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि प्रकृति भी उन वांडरर्स की चिंताओं को महसूस कर रही हो। चांद की हल्की रोशनी में बांस के घर की छाया और भी गहरी हो गई और हर कोई अपने अपने विचारों में खो गया। जंगल की गहराई में, जहां हर दिशा में अंधेरा था, वहां एक अद्भुत अनुभव हो रहा था। जियांग शुआन और उसके साथी, जो पहले ही वाइन ट्राइब के सदस्य बन चुके थे, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। रात का समय, जहां हर आवाज एक रहस्य की तरह गूंजती थी, वे अपने चारों ओर के वातावरण को सुनने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक पत्ते की सरसराहट ने सभी का ध्यान खींचा। क्या यह कोई जानवर था या फिर जंगल की कोई और रहस्यमय शक्ति? सभी की धड़कनें तेज हो गईं और जियांग शुआन ने अपनी आंखों को चौकस रखा। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि वे चुप रहें और सुने। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल की आवाजें और भी तीव्र होती गईं। जियांग शुआन ने अपने साथियों को आश्वस्त किया, डरो मत, हम एक साथ हैं। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो सभी को साहस दे रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उस क्षण में एक अजीब सी एकता का अनुभव किया। जंगल की गहराई में, जहां हर कदम पर खतरा था, उन्होंने एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्थन का अनुभव किया। यह विश्वास ही था जो उन्हें इस खतरनाक प्राचीन जंगल में जीवित रहने की शक्ति दे रहा था। उस रात जब सब कुछ शांत था, उनके दिलों में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। वे जानते थे कि वे एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं और यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि वाइन ट्राइब के लिए भी महत्वपूर्ण थी। जियांग शुआ ने जब खेतों की ओर इशारा किया तो वांडरर्स की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने खेतों में हरी भरी फसलें देखी जो सूरज की किरणों में लहराती हुई मानो उन्हें बुला रही थी। जियांग शुआ ने आगे कहा, हमने इस भूमि को अपने खून और पसीने से सींचा है, यह हमारी मेहनत का फल है। वांडरर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में विश्वास और आशा की एक नई किरण झलकने लगी। गनसोंग ने कहा, क्या हम सच में यहाँ रह सकते हैं? क्या यह भूमि हमारी होगी? जियांग शुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह भूमि अब आपकी है, हम सब मिलकर इसे संवारेंगे। इस वादे ने वांडरर्स के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। वे अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। जियांग शुआन ने उन्हें समझाया कि कैसे वे खेतों में काम कर सकते हैं, मछलियां पकड़ सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हम एक परिवार की तरह हैं, यहाँ कोई अकेला नहीं होगा। यह सुनकर वांडरर्स के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जैसे वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो रहे हों। जियांग शुआन ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, हम एक साथ मिलकर इस जनजाति को मजबूत बनाएंगे। वांडरर्स ने एक स्वर में कहा, हम तैयार हैं। उनकी आवाज में एक नई ताकत थी जो उनके दिलों में उमंग भर रही थी। जियांग शुआन ने उन्हें खेतों की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो अब काम शुरू करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वांडरर्स ने खेतों में काम करते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जियांग शुआन ने उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे फसलें उगाई जाती हैं और कैसे मछलियां पकड़ने का सही तरीका क्या है। हर एक वांडर ने अपने अनुभवों को साझा किया और एक दूसरे से सीखा। गनसोंग ने कहा, हम सब मिलकर एक नई जनजाति का निर्माण कर रहे हैं। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम एक नई पहचान बना रहे हैं। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, उन्होंने अपने काम को समाप्त किया और एकत्रित होकर एक दूसरे के साथ बैठ गए। जियांग शुआन ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक परिवार की तरह काम किया। हम सब एक दूसरे के लिए हैं और यही हमारी ताकत है। वांडर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में एक नई चमक थी। गनसोंग ने कहा, हमने जो किया है वह सिर्फ एक शुरुआत है। जियांग शुआन ने कहा, हाँ, और आगे हमें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम एक साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक दूसरे के हाथ थामे और एक नई यात्रा की शुरुआत के लिए तैयार हो गए। रात का अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा और वांडरर्स ने एक दूसरे के साथ बैठकर दिन की मेहनत का जश्न मनाने का निर्णय लिया। जियांग शुआन ने एक छोटी सी आग जलाने का प्रस्ताव रखा, जिससे वे सभी एकत्रित होकर गर्मी और रोशनी का आनंद ले सके। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी और उसके चारों ओर बैठे वांडरर्स की आंखों में चमक थी। गनसोंग ने कहा, यह आग हमें एकजुट करती है। जियांग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह आग हमारी एकता का प्रतीक है। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए, हंसी मजाक किया और एक दूसरे की कहानियां सुनकर आनंदित हुए। जैसे जैसे रात गहराने लगी, उन्होंने अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात की। गनसोंग ने कहा, हमारी मेहनत का फल हमें एक नई पहचान देगा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम इसे एक साथ हासिल करेंगे। इस तरह आग की रोशनी में वांडरर्स ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे के हाथ थामे और एकजुटता के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। जियांग शुआन की बातों ने वांडरर्स के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। जैसे ही उन्होंने अपने चारों ओर देखा, उन्हें यह महसूस हुआ कि वाइन जनजाति की मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, जैसे वह अपने नए परिवार के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो। चारों ओर से बांस काटने की आवाजें गूंजने लगीं और हवा में एक हल्की खुशबू थी जो ताजगी और नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। जियांग शुआन ने अपने अनुभव के अनुसार निर्देश दिए और वांडरर्स ने ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना। ध्यान से काम करो, हर बांस की कटाई में एक कहानी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वांडरर्स ने महसूस किया कि वे केवल बांस के घर नहीं बना रहे थे,
बल्कि एक नए जीवन की नींव रख रहे थे। उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ दिया। हर एक बांस की कटाई के साथ वे अपने भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ रहे थे। गानसोंग ने एक बांस को काटते हुए कहा, हम यहाँ केवल भोजन के लिए नहीं हैं, बल्कि एक नई पहचान के लिए भी हैं। उनकी बातों में एक गहरी भावना थी जो सभी के दिलों में गूंज रही थी। 5 दिन बाद 3 बांस के झोपड़े धरती से उगा दिखे और मैं जाके जाट धरी। इस जियांग शुआन ने उनके लिए एक बाथरूम और शौचालय भी बनाया और जोर देकर कि ये भटक कर बने। इसके अलावा जियांग शुआन ने उनके लिए एक बाथरूम और शौचालय भी बनाया और जोर देकर कहा रिखवर कर ही बने। इसके अलावा जियांग शुआन ने उनके लिए एक बाथरूम और शौचालय भी बनाया और जोर देकर कहा कि उन्हें कहीं भी मलमूत्र नहीं करना चाहिए और नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, अन्यथा वे जूं से ग्रस्त हो जाएंगे, जो बहुत भयानक था। जब वे वाइन जनजाति में आए हैं तो उन्हें वाइन जनजाति के नियमों का पालन करना होगा। जियांग शुआन ने समझा कि वह क्या कहना चाहता था। वह भोजन की कमी के कारण भूख से चिंतित था। भोजन की चिंता मत करो, जब तुम हमारी वाइन जनजाति में हो तो तुम निश्चित रूप से भूखे नहीं रहोगे। गानसोंग ने हार मानते हुए सिर हिलाया। ठीक है, हम प्रमुख के आदेशों का पालन करेंगे। वैसे क्या तुम यहाँ आने के रास्ते में किसी अन्य जनजाति का सामना किए? जियांग शुआन ने पहले जंगल में देखे गए धुएं और शिकार की आवाजों को नहीं भुलाया। शुरू में उसने सोचा था कि यह भटकते लोग उसके प्रति यह धारणा बनाए कि वह बहुत सरल है। एक नेता जो बहुत सरल होता है वह अपने जनजाति में किसी की सम्मान खो देता है और जब आदेशों का पालन करने की बात आती है तो वे अक्सर काम में कमी कर देते हैं। दृढ़ता और दया का संयोजन एक नेता के लिए आवश्यक होता है। आवास की समस्या को हल करने के बाद जियांग शुआन ने उन्हें काम करने के लिए कहा। झरने के पास चौड़ी सपाट भूमि पर जियांग शुआन ने पहले जंगल में देखे गए धुएं और शिकार की आवाजों को नहीं भुलाया। शुरू में उसने सोचा था कि यह इन भटकते लोगों के कारण था, लेकिन आगे सोचने पर उसे एहसास हुआ कि यह संभव नहीं था क्योंकि इन भटकते लोगों में बड़े पैमाने पर शिकार करने की क्षमता नहीं थी। गानसोंग ने कुछ पल विचार किया और फिर सकारात्मक उत्तर दिया, हाँ, वह कौन सी जनजाति है? जियांग शुआन ने गानसोंग की बातों को ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर गंभीरता की छाया देखी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण बात नहीं थी, यह उनके भविष्य का सवाल था। जियांग ने गानसोंग की आंखों में देखा, जहां चिंता और आशा का मिश्रण था। गानसोंग, हमें एक योजना बनानी होगी। अगर वे मजबूत हैं तो हमें भी मजबूत होना होगा। गानसोंग ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब एक नई ऊर्जा थी। हमारी जनजाति को एकजुट होना होगा। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हमें उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि हम कितने मजबूत हैं। गानसोंग ने कहा, ठीक है, हम अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे। जियांग ने कहा, और हमें अपने लोगों को भी तैयार रखना होगा। हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नई संकल्प शक्ति उनके बीच में प्रकट हुई। जंगल की गहराई में जियांग शुआन और गानसोंग ने अपने लोगों को एकत्रित किया। उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी जो उन्हें एकजुट करने के लिए प्रेरित कर रही थी। जियांग ने, हमें अपनी ताकत को छिपाना होगा। हमें उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि हम कितने मजबूत हैं। गानसोंग ने कहा, ठीक है, हम अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे। जियांग ने कहा, और हमें अपने लोगों को भी तैयार रखना होगा। हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक नई संकल्प शक्ति उनके बीच में प्रकट हुई। जियांग ने कहा, हम सब मिलकर यह करेंगे। गानसोंग ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दोनों ने एक दूसरे के प्रति विश्वास की एक नई भावना महसूस की। जंगल की आवाजें उनके चारों ओर गूंज रही थीं, जैसे कि प्रकृति भी उनकी एकता का समर्थन कर रही हो। जियांग शुआन ने गानसोंग से पूछा। गानसोंग ने सिर हिलाया और कहा, जब हम इस जनजाति से मिले वे अभी भी प्रवास कर रहे थे। बाद में हम अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और नहीं जानते कि वे कहाँ गए। शिकार और इकट्ठा करने वाली जनजातियां अक्सर पर्याप्त खाद्य संसाधनों की प्राप्ति के लिए समय समय पर स्थान बदलती हैं, कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं होती। जियांग शुआन को बहुत दबाव महसूस हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह जनजाति कहाँ प्रवास कर गई है या वे वाइन जनजाति से कितनी दूर है। उनके पास लगभग कितने लोग हैं? कम से कम कुछ 100 लोग। मुझे सटीक संख्या का पता नहीं है। मैं समझ गया, आप आगे बढ़ें और काम करें। ठीक है। गानसोंग ने हड्डी की हल से अपना काम करने के लिए उठाया। उन्हें बंजर भूमि में घास, झाड़ियां और कांटों को हटाना और जलाना था। फिर मिट्टी को पलटना और घास की जड़ों, पेड़ की जड़ों और पत्थरों को उठाना था। भूमि की सफाई बहुत श्रम साध्य कार्य है। सौभाग्य से जनजाति के लोग हमेशा मेहनती और समर्पित होते हैं। जब तक खाने के लिए कुछ होता है वे कोई शिकायत नहीं करते। झरने के पास खड़े होकर जियांग शुआन का दिल भारी हो गया। एक भयंकर जनजाति जिसमें सैकड़ों लोग हैं, छोटे वाइन जनजाति के लिए एक बड़ा खतरा प्रस्तुत करती है, जो आसानी से उनकी मेहनत से बनाई गई सब कुछ को नष्ट कर सकती है। वर्तमान में इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं है। जियांग शुआन केवल यह आशा करता है कि जनजाति यहाँ जल्द न आए या प्राचीन वाइन इतनी मजबूत हो कि वाइन जनजाति की रक्षा कर सके। जियांग शुआन और उसके साथी पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, जहां हवा में एक हल्की ठंडक थी। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए उन्होंने चारों ओर फैली हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट का आनंद लिया। जियांग शुआन के मन में एक अद्भुत उत्साह था, जैसे वह किसी महान खोज पर निकला हो। उसने अपने दोस्तों से कहा, यहाँ से नमक खोजने की संभावना है, हमें बस सही जगह पर पहुंचना होगा। ची शाओ और शी क्यू उसके पीछे चल रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी चिंता का मिश्रण था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए पहाड़ की चढ़ाई कठिन होती गई, लेकिन जियांग शुआन की ऊर्जा और उत्साह ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद नीचे की ओर देखा, जहां एक सुंदर दृश्य फैला हुआ था। वहां एक छोटी सी झील थी जिसका पानी नीला और चमकदार था। जियांग शुआन ने कहा, यहाँ हमें नमक मिल सकता है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। उन्होंने झील के किनारे पर पहुंचकर पानी को छुआ, जो ठंडा और ताजा था। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों की ओर देखा और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में उत्साह और आशंका देखी। यह आवाज रहस्यमय थी, जैसे पहाड़ों की गूंज में कोई छिपा हुआ रहस्य हो। जियांग शुआन ने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद यह हमें नमक के पास ले जाएगी।
नमक का टुकड़ा हाथ में लिए जियांग शुआन और उसके साथी वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने पहाड़ों की सुंदरता का आनंद लिया, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। हवा में ताजगी थी और उनके दिलों में एक नई आशा का संचार हो रहा था। जियांग शुआन ने कहा, अब हमें अपने जनजाति के लिए और भी मेहनत करनी होगी। यह नमक हमारे लिए केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि यह हमारी मेहनत और संघर्ष का फल है। चिशाओ ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। शिक्यू ने कहा, हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़ते गए, उनके मन में भविष्य की योजनाएं बनने लगी। जियांग शुआन ने सोचा कि अब जब उनके पास नमक है तो वे खेती और पशुपालन की ओर बढ़ सकते हैं। यह उनके जनजाति के लिए एक स्थायी जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, हमें अपने समुदाय को इस नमक के महत्व के बारे में बताना होगा। यह उनकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। जैसे ही वे झरने के पास पहुंचे, जियांग शुआन ने एक पल के लिए रुककर उस स्थान को देखा जहां उन्होंने पहले मछली पकड़ने का आदेश दिया था। वहां अब सब कुछ बदल चुका था। अब उनके पास एक नई दिशा थी जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जियांग शुआन और उसके साथी जब जनजाति के पास लौटे तो वहां का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। जनजाति के लोग उनकी ओर देखने लगे, जैसे वे किसी महान विजेता की वापसी का स्वागत कर रहे हो। जियांग शुआन ने नमक का टुकड़ा उठाया और कहा, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। उसकी आवाज में गर्व और खुशी का मिश्रण था। जनजाति के लोग चिल्लाने लगे, हमें नमक मिला। यह सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जियांग शुआन ने अपने समुदाय को बताया कि कैसे उन्होंने नमक खोजा और इसके महत्व के बारे में। उसने कहा, अब हम खेती और पशुपालन की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमारी जीवन शैली को बदल देगा। जनजाति के लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए खुशी से झूम उठे। वहां का माहौल एक उत्सव जैसा था, जहां सभी ने मिलकर नृत्य किया और गीत गाए। जियांग शुआन ने देखा कि उसकी मेहनत और संघर्ष का फल अब सामने था। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके चेहरों पर संतोष और गर्व की चमक थी। यह केवल नमक नहीं था, बल्कि यह उनके सामूहिक प्रयासों और एकता का प्रतीक था। जियांग शुआन ने सोचा कि अब वे एक नई दिशा में बढ़ सकते हैं, जहां उनके लिए स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। जियांग शुआन ने अपनी आंखों में चिंता की एक गहरी परछाई देखी, जब उसने सोचा कि अगर नमक की कमी के कारण जनजाति के लोग बीमार पड़ गए तो उनकी विकास की उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। समुद्र के किनारे रहने पर नमक प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन दक्षिणी जंगल में यह एक कठिन कार्य था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि बड़े शाकाहारी जानवर हमेशा नमक की तलाश में रहते हैं। जैसे जैसे वह जंगल में घूमता, उसे यह समझ में आया कि बड़े जंगली मवेशियों का एक झुंड यहाँ रहता है। यह झुंड हमेशा एक निश्चित क्षेत्र में घूमता है और जियांग शुआन ने तय किया कि अगर वह इन जानवरों का पीछा करे तो शायद वह नमक के स्रोत तक पहुंच सके। उसने इस विचार पर काफी समय बिताया था। अब वह अपने दोस्तों गाओ तेंग और नान शिंग के पास गया ताकि उन्हें अपने विचार के बारे में बता सके। हमें इन जंगली मवेशियों का पीछा करना चाहिए, उसने कहा। अगर हम सही समय पर पहुंचते हैं तो शायद हमें नमक मिल जाए। जियांग शुआन ने सोचा कि अगर वह उन्हें पहले से बता देगा तो वे चिंता नहीं करेंगे। इसके बाद वह और उसके साथी बांस के झोपड़ों में गए, अपने हथियार और कुछ सूखे मांस के टुकड़े लेकर, और फिर विशाल प्राचीन जंगल में कदम रखा। जंगल में प्रवेश करते ही जियांग शुआन को चारों ओर से प्रकृति की आवाजें सुनाई दी। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से आती हुई एक नदी की कलकल ध्वनि ने उसे अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव कराया। वह अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ा, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। जंगली जानवरों की उपस्थिति का एहसास उसे हर क्षण सताता रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये मवेशी कहाँ जाते हैं? गाओ तेंग ने पूछा। जियांग शुआन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि हमें उनके पीछे चलना चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की गहराई में अंधेरा बढ़ता गया। पेड़ों की छाया में हर चीज एक रहस्य बन गई। जियांग शुआन ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जैसे वह किसी अनजाने खतरे के करीब जा रहा हो। अचानक उन्होंने एक बड़े जंगली मवेशी का झुंड देखा, जो घास में मस्त होकर नमक की तलाश में था। यह दृश्य उनके लिए एक नई उम्मीद का संकेत था। जियांग शुआन ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर झुंड का पीछा करने लगा। हर कदम पर वह अपने आसपास की आवाजों और वातावरण को महसूस कर रहा था। जंगल की खुशबू, मिट्टी की ताजगी और पत्तों की सरसराहट ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगली मवेशियों की आवाजें और भी स्पष्ट होती गई। जियांग शुआन ने अपने मन में सोचा, अगर हम इन जानवरों के पीछे चलते रहे तो शायद हमें नमक मिल जाएगा। लेकिन उसे यह भी पता था कि यह एक जोखिम भरा कार्य है। अचानक एक मवेशी ने अपनी गर्दन उठाई और चारों ओर देखने लगा। जियांग शुआन ने तुरंत रुककर अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे चुप रहें। इस पल में हर कोई सांस रोके खड़ा था, जैसे समय थम गया हो। जंगली जानवरों की सतर्कता ने उन्हें एक नई चुनौती दी। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगली मवेशियों का पीछा करना जारी रखा। जंगल का वातावरण अब और भी गहरा हो गया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चारों ओर का अंधेरा बढ़ता गया। जियांग शुआन ने अपने मन में एक नई उम्मीद जगाई थी। अगर वह इन जानवरों का पीछा कर सका तो शायद वह नमक के स्रोत तक पहुंच सकेगा। अचानक झुंड ने एक दिशा में मुड़ना शुरू किया और जियांग शुआन ने तुरंत अपने कदम बढ़ाए। वह जानता था कि यह एक सुनहरा अवसर है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि झुंड एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंच गया है। वहां पानी के किनारे नमक की कुछ मात्रा थी। जियांग शुआन की आंखों में चमक आ गई। यह एक आशा की किरण थी। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे धीरे धीरे आगे बढ़ें।
यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकता था। विशाल और प्राचीन जंगल में, जहां हरियाली की चादर फैली हुई थी, एक जंगल की शांति को केवल भैंसों के चरने की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इस झुंड के पीछे जियांग शुआन, ची शाओ और शी क्यू ने दिन भर इन भैंसों का पीछा किया था। भूख ने उन्हें परेशान कर रखा था और उनकी सांसें भारी हो गई थी। हफ हफ, ची शाओ ने गोल आलू के पौधों के चारों ओर खोजबीन की और 5 या 6 छोटे कंद पाए, जिनमें से सबसे बड़ा अंडे के आकार का था। पहले ये छोटे फल जनजाति द्वारा नहीं लिए जाते थे, इन्हें जमीन में उगने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। वाइन जनजाति ने बंजर भूमि को खोल दिया था। जियांग शुआन ने छोटे गोल आलू अपने जानवर की खाल के थैले में डाल दिए। उसके लिए ये खजाने थे। मुखिया, जंगली भैंसें दूसरी जगह चरने जा रही हैं। शी क्यू ने भैंसों के झुंड पर ध्यान केंद्रित किया था, यहाँ तक कि गोल आलू खाते समय भी उनकी नजरें भैंसों पर थीं। वह बहुत जिम्मेदार और धैर्यवान व्यक्ति था। चलो, उनका पीछा करते हैं। जियांग शुआन ने अपने थैले का मुंह बांधकर तेजी से पीछा किया। प्राचीन जंगल में घास अपेक्षाकृत बिखरी हुई थी, इसलिए जब भैंसें एक क्षेत्र में चरना समाप्त कर लेती तो वे दूसरी जगह चली जाती। जंगल की गहराइयों में, जहां हर कदम पर प्रकृति की सुगंध बिखरी हुई थी, जियांग शुआन ने गोल आलू का पहला कौर लिया। जैसे ही उसने उसे अपने मुंह में रखा, उसके अंदर एक मीठी और ताजगी भरी अनुभूति दौड़ गई। यह स्वाद उसके लिए एक नई खोज थी, जैसे कि उसने जीवन का एक नया अनुभव पाया हो। उसकी आंखों में चमक थी और वह ची शाओ की ओर मुड़कर बोला, क्या तुमने कभी ऐसा स्वाद चखा है? यह तो अद्भुत है। ची शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसे खाकर हमें और छोटे आलू भी इकट्ठा करने चाहिए। जियांग ने अपनी आंखों में उत्साह के साथ कहा, चलो जल्दी करो। उन्होंने फिर से छोटे आलू की खोज में जुट गए। ची शाओ ने अपने हाथों से मिट्टी को खोदना शुरू किया और जियांग ने उसकी मदद की। उनके हाथों में मिट्टी और कंदों की गंध थी, जो उन्हें इस कार्य में और भी प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे वे छोटे आलू इकट्ठा कर रहे थे, उनके दिलों में एक नई आशा जागृत हो रही थी। यह केवल भोजन नहीं था, बल्कि यह उनके भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक था। उन्होंने छोटे आलू को थैले में डालते हुए एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे कि वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो रहे हों। जंगल की आवाजें, जैसे पक्षियों का चहचहाना और पत्तों की सरसराहट, उनके उत्साह को और बढ़ा रही थीं। जैसे ही उन्होंने छोटे गोल आलू इकट्ठा किए, जियांग शुआन ने अपने थैले को अच्छी तरह से बांध दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना पाया हो। वह जानता था कि ये आलू उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। मुखिया, जंगली भैंसें दूसरी जगह जा रही हैं, शी क्यू ने ध्यान से कहा। उसकी आवाज में एक जिम्मेदारी का एहसास था। जियांग ने तुरंत उसकी ओर देखा और कहा, हमें उनका पीछा करना चाहिए। शी क्यू ने सिर हिलाया और भैंसों की दिशा में बढ़ने लगा। जियांग ने अपने थैले को कंधे पर लादकर उसके पीछे चलना शुरू किया। जंगल की हरियाली में भैंसों का झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जियांग ने महसूस किया कि यह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। उन्होंने अपने कदमों को तेज किया, जैसे कि वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए तैयार हो। भैंसों की आवाजें, जैसे उनके पैरों की थाप और घास की खड़खड़ाहट, जंगल की शांति को तोड़ रही थी। जियांग का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह सोच रहा था कि क्या वे भैंसों का पीछा कर पाएंगे। यह केवल एक शिकार नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जंगली भैंसों का झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और जियांग शुआन और शिक्यू उनके पीछे तेजी से चल रहे थे। जंगल की हरियाली में हर कदम पर घास की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। जियांग का मन भैंसों के झुंड की ओर केंद्रित था और वह अपने दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था। क्या हम उन्हें पकड़ पाएंगे? उसने अपने मन में सोचा। शिक्यू ने अचानक रुककर कहा, ध्यान से, भैंसें अचानक मुड़ सकती हैं। जियांग ने उसकी बात को ध्यान से सुना और अपनी गति को धीमा कर दिया। जंगल की शांति में केवल भैंसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जियांग ने महसूस किया कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण है और उसे अपनी हर हरकत में सावधानी बरतनी होगी। जैसे जैसे वे भैंसों के करीब पहुंच रहे थे, जियांग ने अपने हाथों में अपने थैले को मजबूती से पकड़ा। उसके अंदर छोटे गोल आलू थे, जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थे। जंगली भैंसों की गंध, मिट्टी की खुशबू और जंगल की ताजगी ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया था। जियांग ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की, जैसे कि यह उनका समय है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। भैंसों का झुंड, जो दिन भर घास चरता रहा, अब एक हरे भरे मैदान में रुक जाता है। यह स्थान उनके लिए सुरक्षित है, जहां वे रात बिताने का निर्णय लेते हैं। झुंड के चारों ओर ठंडी हवा चल रही है और आसमान में तारे चमकने लगते हैं। भैंसों की गहरी सांसों की आवाज सुनाई देती है, जो इस शांतिपूर्ण वातावरण को और भी गहरा बनाती है। जियांग शुआन, जो इस झुंड का अवलोकन कर रहा है, सोचता है कि आज रात वे यहाँ रुकेंगे। वह अपने साथियों से कहता है, लगता है कि वे आज रात नहीं चलेंगे। चलो, पेड़ों में रात बिताने की तैयारी करते हैं। जमीन पर जहरीले कीड़ों की भरमार है और जंगली शिकारी के हमले का खतरा भी है, इसलिए पेड़ों में रात बिताना थोड़ा सुरक्षित है। तीनों जल्दी से पेड़ों में एक अस्थायी आश्रय बनाते हैं और नीचे एक आग जलाते हैं। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठती हैं और धुआं कीड़ों को दूर भगाने में मदद करता है। थोड़ी बहुत खाने के बाद तीनों बारी बारी से पहरा देते हैं और पेड़ पर रात बिताते हैं। रात के अंधेरे में भैंसों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती हैं। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है, भैंसों का झुंड शांत हो जाता है। एक भैंस, जो पहरे पर खड़ी है, अपनी आंखों से आसपास की हर हलचल पर नजर रखती है। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और सतर्कता है, जैसे वह जानती है कि रात के अंधेरे में खतरे लर्किंग हैं। जियांग शुआन और उसके साथी पेड़ों में बैठे आग की गर्मी और उसकी रोशनी का आनंद लेते हैं। आग की लपटें हवा में नृत्य करती हैं और धुआं एक हल्की सी खुशबू छोड़ता है। जियांग शुआन सोचता है कि यह रात कितनी महत्वपूर्ण है। वह अपने दोस्तों से कहता है, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। उनकी आवाजें हवा में खो जाती हैं, लेकिन उनके दिलों में एकजुटता की भावना गहराई से बसी हुई है। रात के दौरान वे बारी बारी से पहरा देते हैं और जब एक साथी सो जाता है तो दूसरे उसकी जगह ले लेते हैं। यह एक अनोखा अनुभव है, जहां दोस्ती और साहस का एक नया अर्थ सामने आता है। जैसे ही भैंसों का झुंड चलना शुरू करता है, जियांग शुआन और उसके साथी उनके पीछे चलते हैं।
यह एक थकाऊ और समय लेने वाला कार्य है, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जियांग शुआन की आंखों में एक उत्साह है, क्योंकि वह जानता है कि आज कुछ खास होने वाला है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वह महसूस करता है कि भैंसें एक विशेष स्थान की ओर बढ़ रही हैं। यह स्थान अद्वितीय है और जियांग शुआन की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। रास्ते में वे विभिन्न प्रकार के पौधों और पेड़ों को देखते हैं, जिनकी खुशबू और रंग उनकी यात्रा को और भी खूबसूरत बना देते हैं। जियांग शुआन अपने दोस्तों से कहता है, मुझे लगता है कि हम किसी खास जगह की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर उत्सुकता और आशा की झलक होती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, भैंसों की चाल में एक नई ऊर्जा दिखाई देती है और यह संकेत है कि वे किसी महत्वपूर्ण स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। भैंसों का झुंड धीरे धीरे एक अद्वितीय स्थान की ओर बढ़ रहा है और जियांग शुआन की उत्सुकता और बढ़ जाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वह महसूस करता है कि यह स्थान कुछ खास है। चारों ओर की सुगंध जो ताजगी और जीवन से भरी है, उन्हें और भी प्रेरित करती है। जियांग शुआन अपने दोस्तों को बताता है, यहाँ कुछ खास है, हमें इसे जानना चाहिए। उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जैसे जैसे भैंसें उस स्थान के करीब पहुंचती हैं, जियांग शुआन की धड़कन तेज हो जाती है। वह सोचता है कि क्या यह स्थान उनके लिए कोई नई संभावनाएं लेकर आएगा। भैंसों की आवाजें, जो अब उत्साह से भरी हैं, एक नई यात्रा की शुरुआत का संकेत देती हैं। जियांग शुआन और उसके साथी, जो अब पूरी तरह से तैयार हैं, उस अद्वितीय स्थान की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। कुछ वीरान पहाड़ थे जो बिखरी हुई वनस्पति से ढंके हुए थे, जो प्राचीन जंगल के विशाल वृक्षों के बीच में अजीब तरीके से घरली आजिमा खोजने के लिए बिरहान की ओर। कुछ समय तक पत्थरों को चाटने के बाद भैंसें, क्योंकि वनस्पति कम थी, एक ऊंचाई पर खड़ी हो गईं और आसानी से पहाड़ पर चढ़ते लोगों को देख लिया। मुंह, एक भैंस ने गरजते हुए कहा, और फिर अन्य भैंसें पत्थरों को चाटना बंद कर भाग गईं, पहाड़ के दूसरे ढलान से नीचे उतर गईं। जियांग शुआन को कोई परवाह नहीं थी। वह भैंसों का पीछा शिकार करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि नमक खोजने के लिए कर रहा था। जब उसने वह स्थान खोज लिया जहां भैंसें अपने नमक की पूर्ति करती थीं, तो अब उन्हें और नहीं फॉलो करने की जरूरत थी। जल्दी ही जियांग शुआन पहाड़ की ढलान पर चढ़ गया और चट्टानी चोटी पर पहुंच गया। यह चट्टानी चोटी अनगिनत पत्थरों से बनी थी, जो शायद भूस्खलन के कारण उजागर हुई थी। ये पत्थर आमतौर पर पीले रंग के थे, कुछ लाल रंग के धब्बों के साथ, और निचले पत्थरों पर स्पष्ट चाटने के निशान थे, जो सतह पर चिकने दिखाई देते थे। जमीन पर भैंसों की गोबर, जंगली बकरी के मल और अन्य जानवरों के मल बिखरे हुए थे, यह दिखाते हुए कि केवल भैंसे ही नहीं, बल्कि अन्य जानवर भी इस स्थान पर आते थे। जियांग शुआन ने अपनी बेल्ट से एक खुद की बनाई हुई पत्थर की चाकू निकाली और चट्टान की ऊंचाई पर से एक छोटे से लाल अर्धक्रिस्टलीय पत्थर का टुकड़ा निकाल लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी जीभ से उस पत्थर को चाट लिया। एक नमकीन लेकिन कड़वा स्वाद जियांग शुआन की जीभ पर छा गया। जियांग शुआन ने पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ते समय अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया, जैसे कि हर कदम के साथ उसकी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, जो उसके चेहरे पर एक सुखद स्पर्श छोड़ रही थी, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया हो। जब वे चट्टानों के पास पहुंचे, तो जियांग ने देखा कि भैंसें अब वहां नहीं थी, लेकिन चट्टानों पर चाटने के निशान स्पष्ट थे। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, उनकी आंखों में भी वही उत्सुकता थी। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? चिशाओ ने पूछा, उसकी आवाज में आश्चर्य था। जियांग ने सिर हिलाया, नहीं, यह अद्भुत है, हमें और खोज करनी चाहिए। उन्होंने फिर से चट्टानों की ओर ध्यान दिया, जहां भैंसों ने अपने नमक की पूर्ति की थी। जियांग ने महसूस किया कि यह स्थान केवल भैंसों के लिए नहीं था, बल्कि अन्य जानवरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। उसने अपने हाथों से चट्टान को छुआ और उसकी ठंडक ने उसे एक अजीब सा एहसास दिया। वह सोचने लगा कि क्या यहाँ और भी रहस्य छिपे हुए हैं। जियांग शुआन ने चट्टान से एक टुकड़ा निकालते समय अपने हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। जैसे ही उसने उस अर्धक्रिस्टलीय पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि यह केवल एक साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय वस्तु थी जो उसे अनजाने में खींच रही थी। उसने अपने दोस्तों को बताया, देखो यह कितना अद्भुत है। ची शाओ ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, क्या तुम इसे चाटोगे? जियांग ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी जीभ से पत्थर को चाट लिया और उसके मुंह में नमकीन और कड़वे स्वाद का एक मिश्रण फैल गया। यह अनुभव उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। उसने महसूस किया कि यह नमक केवल भैंसों के लिए नहीं था, बल्कि यह उसे भी एक नई ऊर्जा दे रहा था। जियांग ने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो अब उसके साथ इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक अनकही समझ बनी। यह एक ऐसा क्षण था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जियांग ने फिर से पत्थर को चाटने की कोशिश की और इस बार उसने और भी गहराई से अनुभव किया। यह केवल एक स्वाद नहीं था, बल्कि यह एक अनुभव था जो उसकी आत्मा को छू गया। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ उस अद्भुत पत्थर के अनुभव को साझा करते हुए अपने मन में एक नई सोच का जन्म होते हुए महसूस किया। वह सोचने लगा कि क्या इस नमक के पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या यह केवल भैंसों के लिए है, या यह भी किसी और के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? जैसे ही वह अपने विचारों में खो गया, उसके चारों ओर की प्रकृति ने उसे एक नई दृष्टि दी। उसने देखा कि पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर देखने पर एक विस्तृत दृश्य उसके सामने था। घास के मैदान, जंगली फूल और दूर तक फैली हुई हरियाली ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो अब उसकी सोच में शामिल हो चुके थे। क्या तुम सोचते हो कि यहाँ और भी रहस्य छिपे हुए हैं? शिक्यू ने पूछा। जियांग ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे लगता है कि हमें और खोज करनी चाहिए। उन्होंने फिर से चट्टानों की ओर ध्यान दिया, जहां भैंसें पहले थीं, और जियांग ने महसूस किया कि इस स्थान का महत्व केवल भैंसों के लिए नहीं था,
था, बल्कि यह एक गहरी खोज का हिस्सा था। उन्होंने अपने दोस्तों को प्रेरित किया और वे सभी एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो गए। जियांग शुआन का शरीर उत्तेजना से कांप उठा, उसकी आंखें चमक उठी जब उसने उस छोटे से अर्धक्रिस्टलीय पत्थर को देखा जिसमें एक अद्भुत खुशी का अनुभव हो रहा था। यह नमक था, यह सच में नमक था। उसके दिल में एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई, जैसे वह स्वादिष्ट नहीं था। मैं भी कोशिश करूंगी। शिक्यू ने उत्सुकता से एक छोटा टुकड़ा लिया, उसे चूमा और उसे भी वही अनुभव हुआ जो ची शाओ को हुआ था, माइनस यह खाने के लिए सुखद नहीं था। मुखिया, क्या यह सच में नमक है? ची शाओ ने संदेह व्यक्त किया। उसकी याद में नमक अत्यंत कीमती था और हिरण जनजाति इसे केवल अन्य जनजातियों के साथ व्यापार करके प्राप्त करती थी। नमक अक्सर जनजाति के नेता या जादूगरनी के हाथों में होता था और केवल घायल या बीमार लोग ही थोड़ा पतला नमक पानी प्राप्त कर सकते थे। अन्य लोग नमक की कमी को पूरा करने के लिए जानवरों के रक्त का सेवन करते थे। अधिकांश जनजाति के लोग कभी भी पूर्ण नमक नहीं देख पाए थे और न ही ची शाओ ने। उसे यह स्वीकार करना कठिन था कि विशाल चट्टान के चेहरे में इतना कीमती नमक हो सकता है। शिक्यू ने भी जियांग शुआन को देखा क्योंकि वह जानता था कि नेता निश्चित रूप से उत्तर प्रदान करेगा। जियांग शुआन ने अपने हाथ में अर्धक्रिस्टलीय हल्के लाल पत्थर को पकड़े हुए कहा, सटीक रूप से यह नमक अयस्क है, जिसमें नमक के अलावा कई विषैले पदार्थ भी शामिल हैं। जियांग शुआन की बात सुनकर ची शाओ और शिक्यू की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने नमक अयस्क को चूसा था और अब उन्हें डर लगने लगा था। जियांग शुआन ने आगे कहा, अगर विषैले पदार्थों को नहीं हटाया गया तो समय के साथ इसका सेवन करने से क्रमिक विषाक्तता हो सकती है। गंभीर मामलों में यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में भय की एक लहर दौड़ गई। जियांग ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, केवल एक बार चूसने से कोई नुकसान नहीं होगा, केवल लंबे समय तक सेवन करने से विषाक्तता होगी। ची शाओ ने जिज्ञासा से पूछा, फिर भैंसों को क्यों कोई असर नहीं होता? शिक्यू ने भी सहमति में सिर हिलाया। जियांग ने उत्तर दिया, भैंसों की शारीरिक संरचना हमसे कहीं अधिक मजबूत होती है और उनकी विषाक्तता को निकालने की क्षमता भी बेहतर होती है, इसलिए वे इसे सीधे चूस सकते हैं, जबकि हम इसे सीधे नहीं खा सकते। ची शाओ ने निराशा से कहा, आखिरकार इसे खोज लिया और हम इसे नहीं खा सकते, क्या हमने 2 दिन बर्बाद कर दिए? जियांग ने हंसते हुए कहा, यह व्यर्थ नहीं था। जैसे जैसे वे नमक अयस्क को खोदते गए, चारों ओर की हवा में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। जियांग शुआन, ची शाओ और शिक्यू ने अपने पत्थर के चाकू से मेहनत से काम किया। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। अर्धक्रिस्टलीय नमक अयस्क के टुकड़े जब टूटते थे तो एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती थी, जैसे कि प्रकृति खुद उन्हें प्रोत्साहित कर रही हो। ची शाओ ने एक टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखा, उसकी आंखों में चमक थी। क्या तुम सोचते हो कि हम इसे सच में खा सकेंगे? उसने उत्सुकता से पूछा। जियांग ने आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ, अगर हम इसे सही तरीके से तैयार करें। शिक्यू ने सहमति में सिर हिलाया। हमारे जनजाति के लिए यह एक बड़ा उपहार होगा। जैसे जैसे वे काम करते गए, उनके दिलों में एक नई आशा का संचार होने लगा। यह नमक केवल एक साधारण सामग्री नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। अंत में जब उन्होंने अपने थैले भर लिए तो जियांग शुआन ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान थी। चलो, अब हमें जनजाति की ओर लौटना चाहिए, उसने कहा। इन्होंने अपने थैले उठाए और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, जैसे कि उन्होंने एक नई दुनिया की खोज की हो। जैसे जैसे वे लौटने लगे, चारों ओर की प्रकृति ने उन्हें एक नई ऊर्जा से भर दिया। पक्षियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट ने उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ाई। अगर हम इसे सही तरीके से तैयार कर लें तो यह हमारे जनजाति के लिए एक वरदान होगा, ची शाओ ने कहा। शिक्यू ने सहमति में सिर हिलाया, हमारे पास अब नमक होगा और यह हमारे जीवन को बदल देगा। जियांग ने कहा, हमें इसे सुरक्षित रूप से लाना होगा। और इस तरह वे अपने नए खजाने के साथ लौटते हुए एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगे। जियांग शुआन ने बांस के घर के अंदर कदम रखा और अपने चारों ओर की गर्माहट को महसूस किया। वहां की दीवारें बांस की बनी हुई थी, जो प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक थी। जैसे ही उसने नमक के खनिज का थैला खोला, उसके मन में एक उत्साह का संचार हुआ। उसने नमक का एक टुकड़ा निकाला और उसे ध्यान से देखा, जैसे वह एक अनमोल खजाना हो। को तेंग और नानशिंग उसकी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। मुखिया, क्या यह सच में नमक है? नानशिंग ने फिर से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी उत्तेजना थी। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह अभी विषैला है। नानशिंग ने अपने हाथ को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जियांग शुआन की चेतावनी ने उसे रोक दिया। मैं इसे सुरक्षित बना दूंगा, उसने आश्वासन दिया। पहले एक मिट्टी का बर्तन ले जाओ और नाले से पानी भरकर लाओ। नानशिंग ने तुरंत बर्तन उठाया और उत्साह से बाहर दौड़ पड़ा। जियांग शुआन ने फिर से नमक के खनिज को देखा। उसके मन में विचारों का एक जाल बुनने लगा। वह जानता था कि इस नमक को शुद्ध करना एक कला है, जिसमें धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है। उसने अपने मन में 4 चरणों की योजना बनाई, घुलना, फिल्टर करना, वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण। हर चरण में एक कहानी छिपी थी, एक यात्रा जो उसे अपने अतीत की याद दिलाती थी। नानशिंग ने नाले की ओर दौड़ते हुए अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। पानी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो नाले में बह रही थी, और उसके मन में एक नई उम्मीद का संचार हो रहा था। जैसे ही उसने नाले के किनारे पहुंचकर मिट्टी के बर्तन को पानी में डुबोया, ठंडा पानी उसके हाथों को छू गया, जिससे उसे एक ताजगी का अनुभव हुआ। उसने बर्तन को भरकर वापस लौटने का निश्चय किया। उसके मन में यह विचार चल रहा था कि कैसे यह साधारण सा पानी नमक को शुद्ध करने में मदद करेगा। वह सोच रहा था कि यह प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, जैसे जीवन में कठिनाइयों को पार करना। जब वह बांस के घर के पास पहुंचा तो जियांग शुआन ने उसे देखा और मुस्कुराया। अच्छा किया, नानशिंग, उसने कहा। नानशिंग ने बर्तन को जियांग शुआन के पास रखा और कहा, यहाँ है। मुखिया, जियांग शुआन ने बर्तन को लेकर
लेकर उसे देखा और फिर कहा, अब हमें काई की जरूरत है। नानशिंग ने उत्सुकता से पूछा, काई, वह क्या है? जियांग शुआन ने उसे समझाया, काई एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करती है। नानशिंग ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में चमक थी। यह सब उसके लिए एक नई दुनिया का अनुभव था, जहां वह सीख रहा था कि कैसे साधारण चीजें भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जियांग शुआन ने बांस के घर के बाहर नरम काई की खोज में कदम रखा। काई की घनी परत ने उसे आकर्षित किया, जैसे वह उसे अपने पास बुला रही हो। उसने अपने हाथों से काई को छुआ और उसकी मुलायमता ने उसे सुकून दिया। वह जानता था कि यह काई नमक को शुद्ध करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसने काई को इकट्ठा करना शुरू किया, उसके मन में यह सोचते हुए कि कैसे यह साधारण सा तत्व एक जादुई परिवर्तन ला सकता है। जैसे ही उसने काई को इकट्ठा किया, उसके चारों ओर की प्रकृति ने एक नई कहानी सुनाई। पक्षियों की चहचहाट और पत्तियों की सरसराहट ने उसे एक नई ऊर्जा दी। वह सोचने लगा कि कैसे प्रकृति के छोटे छोटे तत्व मिलकर एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। काई की हर एक कॉम्पल में एक नई आशा छिपी थी और जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया केवल नमक की शुद्धि नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने का एक माध्यम है। उसने काई को सावधानी से बांस के घर में लाया और उसे जियांग शुआन के पास रखा। जियांग शुआन ने बांस के घर में वापस आकर काई को देखकर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने काई को नमक के खनिज के पास रखा और उसकी आंखों में एक चमक थी। अब वह प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार था। उसने पहले नमक के खनिज को पानी में डालने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने पानी को बर्तन में डाला, पानी की आवाज ने उसे एक नई शुरुआत का एहसास दिलाया। वह जानता था कि यह केवल नमक की शुद्धि नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों को समझने का एक तरीका है। उसने ध्यान से नमक को पानी में डाला और उसे घोलने लगा। उसके मन में 4 चरणों की प्रक्रिया की तस्वीरें घूमने लगी, घुलना, फिल्टर करना, वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण। हर चरण में एक नई कहानी छिपी थी, जैसे वह अपने अतीत के अनुभवों को फिर से जी रहा हो। जैसे ही नमक पानी में घुलने लगा, उसने महसूस किया कि यह केवल एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं थी बल्कि एक जीवन की यात्रा थी। उसने अपने मन में यह तय किया कि वह इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझेगा और अपने लोगों के लिए एक नया नमक बनाएगा। इस दृश्य में जियांग शुआन अपने कबीले के लोगों के सामने खड़ा है, जहां वह नमक के खनिजों को शुद्ध करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। चारों ओर एक हल्की सी गंध है जो जलती हुई लकड़ी और कोयले की है। जियांग ने एक मोटे बांस का टुकड़ा लिया है, जिसमें उसने ऊपर की नोट को काटकर एक छेद बनाया है। वह नीचे की ओर साफ काई बिछाता है, जो ताजगी और जीवन का प्रतीक है। उसके चेहरे पर गंभीरता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे वह किसी महान कार्य को अंजाम देने जा रहा हो। उसने कोयले के कई मुट्ठी भरकर बांस के अंदर डाले हैं, जो छोटे कणों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। इसके ऊपर वह फिर से काई की एक परत रखता है, फिर पत्थरों की एक परत और फिर से काई, जैसे वह एक कला का निर्माण कर रहा हो। इस प्रक्रिया के दौरान उसके साथी चिशाओ और अन्य लोग उसे ध्यान से देख रहे हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और सम्मान है। जियांग का यह साधारण लेकिन प्रभावशाली फिल्टर बनाने का काम कबीले के लोगों में एक नई उम्मीद जगा रहा है। जब वह अंत में साफ पानी डालता है तो एक हल्की सी धारा बनती है, जो इस प्रक्रिया की सफलता का संकेत देती है। जियांग शुआन के द्वारा बनाए गए इस अद्भुत फिल्टर को देखकर कबीले के लोग उसकी कला की सराहना कर रहे हैं। चिशाओ और अन्य लोग एकत्रित होकर उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहे हैं। जियांग की मेहनत और लगन ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है। जैसे ही वह फिल्टर को तैयार करता है, चारों ओर एक गूंजती हुई खामोशी है, जिसमें केवल बांस के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दे रही है। जियांग का मनोबल ऊंचा है और वह जानता है कि यह प्रक्रिया उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगी। वह सोचता है कि यदि नमक को सही तरीके से शुद्ध किया जाए तो यह उनके जीवन को कितना आसान बना देगा। तभी नानशिंग, जो पहले से दोनों मिट्टी के बर्तन साफ कर चुका है, एक बर्तन में साफ पानी भरता है। उसकी आंखों में उत्साह है और वह जियांग से पूछता है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? जियांग उसकी ओर देखता है और उसे निर्देश देता है। गोतेंग, जो जियांग के निर्देशों का इंतजार कर रहा है, उसके चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा है। वह सोचता है कि ये नमक के खनिज क्यों कहलाते हैं, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे काम करने से नहीं रोकती। जियांग उसे निर्देश देता है कि वह एक जानवर की खाल खोजे और उसे जमीन पर फैलाए। गौतेंग तुरंत काम पर लग जाता है। उसकी आंखों में चमक है। वह जंगल में दौड़ता है, जहां पेड़ों की छांव में ठंडी हवा बह रही है। उसे एक मजबूत खाल मिलती है, जो उसके हाथ में एक अद्भुत वस्तु की तरह लगती है। वह उसे जमीन पर फैलाता है और फिर एक सपाट पत्थर खोजता है। उसके मन में एक विचार आता है कि यह सब क्यों किया जा रहा है, लेकिन वह अपने काम में पूरी तरह से लीन है। जियांग का निर्देश सुनकर वह नमक के खनिजों को कुचलने के लिए तैयार है। उसकी मेहनत और लगन इस प्रक्रिया में एक नई ऊर्जा भर देती है। गौतेंग ने जब जानवर की खाल को जमीन पर फैलाया तो वह एक सपाट पत्थर लेकर आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक है, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने जा रहा हो। जियांग ने उसे निर्देश दिया था कि वह नमक के खनिजों को कुचल दे। गौतेंग ने अपने हाथों में खनिजों को उठाया और उन्हें पत्थर पर रखकर पूरी ताकत से कुचलने लगा। हर बार जब वह पत्थर को नीचे दबाता तो एक हल्की सी आवाज सुनाई देती, जैसे कि प्रकृति भी उसकी मेहनत की सराहना कर रही हो। उसके साथ ही उसे उत्साहवर्धन करते हैं और वह महसूस करता है कि यह केवल एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन शैली को कैसे बदल सकता है। उसकी मेहनत और लगन से वह अपने कबीले के लिए एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है।
गोतेंग ने एक विशाल जानवर की खाल को पाया जो उसके चारों ओर फैली हुई थी जैसे ही एक पुरानी कहानी का हिस्सा। खाल के बीच में एक सपाट पत्थर रखा हुआ था जबकि दूसरा पत्थर नमक के खनिजा के उद्गर्भ में महरीटी शेक। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जियांग शुआन ने कुचले हुए नमक को एक खाली मिट्टी के बर्तन में डाला जो लगभग एक तिहाई भरा हुआ था। फिर उसने उसमें पानी डालना शुरू किया और एक बांस की छड़ी से लगातार हिलाने लगा। पानी में हलचल के साथ नमक के क्रिस्टल धीरे धीरे घुलने लगे और पानी का रंग धुंधला हो गया। बर्तन के तल में कई अव्यवस्थित कण जमा हो गए थे। जियांग शुआन ने बर्तन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया ताकि पानी में निलंबित कण नीचे बैठ सके। उसने एक अन्य मिट्टी के बर्तन से पानी निकाला और उसे नीचे रखा। फिर उसने चीशाओ को प्राचीन फिल्टर सौंपा। बहन, इसे स्थिर पकड़ने में मेरी मदद करो। चीशाओ ने दोनों हाथों से फिल्टर को पकड़ा और उसे खाली मिट्टी के बर्तन के ऊपर रखा। जियांग शुआन ने नमक के पानी से भरा बर्तन उठाया और धीरे धीरे उसे बांस के ट्यूब में डालना शुरू किया। स्वोश, नमक का पानी बहने लगा और फिल्टर के माध्यम से काई, पत्थर और कोयले की परतें अधिकांश अशुद्धियों को छानने लगी। पानी जो मिट्टी के बर्तन में बह रहा था वह अपेक्षाकृत साफ था, हालांकि फिर भी हल्का लाल था। जियांग शुआन ने नमक के पानी को बांस के ट्यूब में डालते हुए उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। वह जानता था कि यह प्रकृति की शक्ति को मानवता की सरलता के साथ मिलाया गया। चीशाओ ने बांस के ट्यूब को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी चिंता थी। क्या यह सही है? उसने जियांग शुआन से पूछा। जियांग ने सिर हिलाया। हाँ, बस ऐसा ही करना है। जैसे ही नमक का पानी ट्यूब से बहकर मिट्टी के बर्तन में गिरा, एक हल्की सी ध्वनि सुनाई दी जो जंगल की शांति को और भी गहरा कर रही थी। जियांग ने फिर से बर्तन को उठाया और उसे साफ करने के लिए झरने की ओर बढ़ा। झरने का पानी ठंडा और ताजा था और उसने अपने हाथों को उसमें डुबोकर बर्तन के तल से अवशेषों को साफ किया। यह एक पुनर्जन्म का अनुभव था, जैसे कि वह अपने कार्य में एक नई ऊर्जा पा रहा हो। जब वह वापस बांस के घर में आया तो उसने नमक के पानी को फिर से फिल्टर करने का निर्णय लिया। इस बार पानी और भी साफ था और जियांग ने संतोष की एक गहरी सांस ली। जियांग शुआन ने 3 बार फिल्टर करने के बाद नमक के पानी को एकदम साफ पाया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि उसने प्रकृति के रहस्यों को सुलझा लिया हो। उसने मिट्टी के बर्तन को चूल्हे पर रखा, जहां पत्थरों के ब्लॉक्स उसकी गर्मी को सहन कर रहे थे। यह एक लंबी प्रक्रिया थी और जियांग को धैर्य की आवश्यकता थी। जैसे ही नमक का पानी उबलने लगा, उसने कभी-कभी उसे हिलाया और बाकी नमक के खनिजों को कुचलने में अन्य लोगों के साथ शामिल हो गया। यह एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें सभी की मेहनत और समर्पण शामिल था। जैसे-जैसे नमक का पानी उबलता गया, बर्तन के अंदर से हल्की सी भाप उठने लगी और उसके चारों ओर एक गर्म वातावरण बन गया। जियांग ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया केवल नमक बनाने की नहीं, बल्कि एक समुदाय के रूप में एकजुट होने की भी है। जब उन्होंने नमक के खनिजों का पूरा थैला कुचल लिया, तो बर्तन में पानी की मात्रा में एक परत कम हो गई थी। बर्तन की दीवारों पर छोटे-छोटे सफेद क्रिस्टल दिखाई देने लगे। जियांग ने सावधानी से एक बांस की छिलके से इन क्रिस्टलों को खुरचने का प्रयास किया। यह एक संतोषजनक क्षण था, जब उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। जियांग शुआन ने नमक के छोटे से टुकड़े को अपनी जीभ पर रखते ही उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह नमक, जो उसके लिए एक साधारण चीज थी, अब एक अनमोल खजाना बन गया था। चीशाओ और उसके साथी उसकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद और उत्सुकता की चमक थी। बहुत नमकीन। जियांग शुआन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उसकी आवाज में खुशी और आश्चर्य का मिश्रण था। यह असली नमक है जिसे हम सभी खा सकते हैं। उसकी बात सुनकर नानशिंग की आंखों में चमक आ गई। यह तो शानदार है, उसने खुशी से कहा, जैसे उसने कोई बड़ा पुरस्कार जीत लिया हो। जियांग शुआन ने नमक को सभी में बांट दिया और जैसे ही चीशाओ ने उसे चखा, उसकी आंखें नम हो गई। यह सच में नमक है, उसके शब्दों में एक गहरा भाव था। हिरन जनजाति के पास पहले नमक हुआ करता था, लेकिन वह हमेशा महंगा और अशुद्ध होता था। अब जियांग शुआन ने उन्हें एक ऐसा नमक दिया था जो न केवल शुद्ध था, बल्कि उनके लिए एक नई आशा का प्रतीक भी था। तीनों युवाओं ने भी इस अनुभव का आनंद लिया, अपनी उंगलियों को चाटते हुए, जैसे कि उन्होंने किसी अनमोल खजाने को खोज लिया हो। नमक, जो उनकी दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु थी, अब उनके लिए एक आशीर्वाद बन गया था। इस क्षण में सभी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि वे कितने धन्य हैं। जियांग शुआन ने नमक का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखते ही उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह नमक, जो उसके लिए एक साधारण चीज थी, अब एक अनमोल खजाना बन गया था। चिशाओ और उसके साथी उसकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद और उत्सुकता की चमक थी। बहुत नमकीन। जियांग शुआन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उसकी आवाज में खुशी और आश्चर्य का मिश्रण था। यह असली नमक है जिसे हम सभी खा सकते हैं। उसकी बात सुनकर नानशिंग की आंखों में चमक आ गई। यह तो शानदार है, उसने खुशी से कहा, जैसे उसने कोई बड़ा पुरस्कार जीत लिया हो। जियांग शुआन ने नमक को सभी में बांट दिया और जैसे ही चीशाओ ने उसे चखा, उसकी आंखें नम हो गईं। यह सच में नमक है, उसके शब्दों में एक गहरा भाव था। हिरन जनजाति के पास पहले नमक हुआ करता था, लेकिन वह हमेशा महंगा और अशुद्ध होता था। अब जियांग शुआन ने उन्हें एक ऐसा नमक दिया था जो न केवल शुद्ध था, बल्कि उनके लिए एक नई आशा का प्रतीक भी था। तीनों युवाओं ने भी इस अनुभव का आनंद लिया, अपनी उंगलियों को चाटते हुए, जैसे कि उन्होंने किसी अनमोल खजाने को खोज लिया हो। नमक, जो उनकी दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु थी, अब उनके लिए एक आशीर्वाद बन गया था। इस क्षण में सभी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि वे कितने धन्य हैं। सुबह के समय जियांग शुआन ने अपने बांस के ट्यूब कैलेंडर पर गर्मी की शुरुआत शब्द को उकेरा, फिर बांस के ट्यूब को रखकर दरवाजे से बाहर निकला। इस क्षण में आसमान एक स्पष्ट नीला था। हालांकि सूरज अभी तक नहीं निकला था, लेकिन बादलों के बीच से कई किरणें निकल रही थी, जो सफेद बादलों को लाल रंग में रंग रही थी। चलो देखते हैं कि क्या बर्तन सफलतापूर्वक पक गए हैं। कल जियांग शुआन ने सूखे बर्तन के
के आकार को क्षैतिज लौ की भट्टी में रखा था और उन्हें पूरी रात पकाने के बाद वो सो गया। मुखिया, मेरा इंतजार करो। गाओ तेंग उत्सुकता से दौड़कर आया, उसके पीछे ची शाओ, शी क्यू और नान शिंग भी उसी दिशा में दौड़ते हुए आ रहे थे। यह दृश्य एक उत्सव का माहौल पैदा कर रहा था, जहां सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे। जियांग शुआन के दिल में एक अद्भुत उत्साह था, जैसे वह किसी नई उपलब्धि की ओर बढ़ रहा हो। बांस के घर से बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि बारिश के बाद की ताजगी हवा में बसी हुई है और चारों ओर की हरियाली ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। जियांग शुआन ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए। उसके दिल में एक अद्भुत उत्साह था। जैसे ही उसने बर्तन के पास पहुंचा, उसके मन में सवाल उठ रहा था कि क्या उसकी मेहनत रंग लाई है। भट्टी के पास पहुंचते ही उसने गर्मी का अनुभव किया, जो उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक लाई। भट्टी की गर्मी और मिट्टी की खुशबू ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिया। जैसे ही उसने बर्तन को बाहर निकाला, उसकी आंखों में चमक आ गई। बर्तन का रंग गहरा और समृद्ध था और उसकी बनावट ने उसे आश्वस्त किया कि यह सफल हुआ है। देखो, यह कितना सुंदर है, उसने खुशी से कहा। उसके दोस्तों ने भी बर्तन की प्रशंसा की और सभी ने मिलकर उसे उठाने का प्रयास किया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें सभी ने अपनी ताकत लगाई। बर्तन को उठाते समय उन्होंने महसूस किया कि यह कितना भारी था, लेकिन उनकी खुशी ने उन्हें और अधिक ताकत दी। जैसे ही उन्होंने बर्तन को उठाया, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और सभी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां उन्होंने अपनी मेहनत का फल पाया। जैसे ही वे बर्तन को उठाकर बाहर लाए, चारों ओर की हवा में उत्साह का संचार हो गया। सभी ने मिलकर बर्तन को अंगारे में रखने की तैयारी की। जियांग शुआन ने बर्तन को सावधानी से रखा और उसके दोस्तों ने उसकी मदद की। बर्तन के 3 पैर उसे मजबूती से खड़ा करने में मदद कर रहे थे और सभी ने देखा कि यह कितनी आसानी से अंगारे में रखा जा सकता है। जैसे ही बर्तन को अंगारे में रखा गया, एक हल्की सी धुआं उठी और सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। अब हम एक साथ और भी स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं, जियांग शुआन ने कहा और सभी ने एक साथ हंसते हुए सहमति जताई। यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां उन्होंने अपनी मेहनत का फल पाया और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी और उन्होंने महसूस किया कि यह गर्मी उनके प्रयासों का फल है। चारों ओर की हरियाली और बारिश के बाद का मौसम उनके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया था। जैसे ही दिन का अंत निकट आ रहा था, जियांग शुआन और उसके दोस्त बर्तन के चारों ओर इकट्ठा हुए। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और यह चर्चा गर्मी और उमंग से भरी हुई थी। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे? गाओ तेंग ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और एक नई भावना उनके बीच में फैल गई। यह केवल एक बर्तन नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत, एकता और संघर्ष का प्रतीक था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान में रंग बिरंगे बादल फैलने लगे और यह दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य में बदल गया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, उन्होंने अपने दिल में एक नई उम्मीद और उत्साह के साथ भविष्य की ओर देखा। जैसे ही गांव के लोग समारोह में शामिल हुए, जियांग शुआन ने बर्तनों को सजाने का कार्य शुरू किया। उसने बर्तनों पर फूलों और पत्तियों की सजावट की, जिससे वे और भी आकर्षक लगने लगे। गाओ तेंग ने उत्साह से कहा, ये बर्तन सच में अद्भुत हैं। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इनसे हम अपने भोजन को और भी खास बना सकते हैं। गांव के लोग बर्तनों की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे ही उन्होंने बर्तनों को सजाया, एक हल्की हवा चलने लगी, जिससे फूलों की खुशबू चारों ओर फैलने लगी। बच्चे बर्तनों के चारों ओर दौड़ने लगे और महिलाएं एक दूसरे से बर्तन की सुंदरता की तारीफ करने लगी। जियांग शुआन ने कहा, इन बर्तनों के साथ हम अपने पूर्वजों की यादों को जीवित रखेंगे। गाओ तेंग ने कहा, और जब हम इनसे खाना बनाएंगे तो यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर नृत्य करने लगे और खुशी का माहौल चारों ओर फैल गया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह समारोह केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि यह उनके समुदाय की एकता और प्रेम का प्रतीक था। जियांग शुआन ने बर्तन में डाले गए सभी सामग्रियों की खुशबू को महसूस किया, जो धीरे धीरे हवा में फैल रही थी। जैसे जैसे आग की लपटें ऊंची होती गई, बर्तन से उठती भाप ने वातावरण को और भी सुगंधित बना दिया। वह जानता था कि यह खाना उनकी मेहनत और संघर्ष का फल है। जियांग शुआन और उसके साथी खेतों की ओर बढ़े, जहां उन्होंने अपने जालों को स्थापित किया था। खेतों में अनाज और सब्जियों की पंक्तियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी, जैसे कि धरती ने अपनी समृद्धि का प्रदर्शन किया हो। लेकिन जियांग शुआन के मन में चिंता थी। पास के जंगल से आने वाले जानवरों और कीड़ों ने उनकी मेहनत को खतरे में डाल दिया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जालों की जांच की, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के जाल लगाए थे। हर जाल एक नई चुनौती थी, एक नई कहानी। जालों के चारों ओर की मिट्टी को उन्होंने ध्यान से समतल किया था, ताकि जानवर फंस सके। जियांग शुआन ने एक जाल को खींचा और देखा कि उसमें एक चूहा फंसा हुआ था। उसकी आंखों में चमक थी, यह जानकर कि यह उनका भोजन है। उन्होंने चूहे को सावधानी से निकाला और उसकी स्थिति का आकलन किया। यह एक मोटा पहाड़ी चूहा था, जो उनकी मेहनत का फल था। जियांग शुआन ने अपने साथियों को संकेत दिया कि वे इसे वापस ले चलें। यह एक साधारण दिन था, लेकिन उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। जियांग शुआन और उसके साथी खेतों में जालों की जांच कर रहे थे, जब अचानक एक हलचल हुई। उन्होंने देखा कि एक जंगली जानवर, जो अनाज को नुकसान पहुंचाने आया था, जाल में फंस गया था। यह एक बड़ा हिरण था, जिसकी आंखों में भय और संघर्ष की झलक थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों को इशारा किया कि वे सावधानी से आगे बढ़ें।
हिरण की तेज सांसें और उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जियांग शुआन ने अपने साथी को कहा, हमें इसे जल्दी से पकड़ना होगा, यह हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने धीरे धीरे हिरण के करीब बढ़ते हुए उसे जाल से निकालने की योजना बनाई। जैसे ही वे करीब पहुंचे, हिरण ने अचानक एक जोरदार कूद लगाई और जाल को तोड़ने की कोशिश की। जियांग शुआन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसके साथी ने भी उसका साथ दिया। यह एक रोमांचक क्षण था जहां हर कोई अपनी सांसें रोककर देख रहा था। अंततः जियांग शुआन ने हिरण को पकड़ लिया और उसके साथी ने उसे सुरक्षित रूप से जाल में डाल दिया। यह उनकी मेहनत का फल था जो अब उनके भोजन की मेज पर आने वाला था। खेत में हिरण को पकाने के बाद जियांग शुआन और उसके साथी एकत्रित हुए। उन्होंने आग को फिर से प्रज्वलित किया और हिरण के मांस को भूनने लगे। जैसे जैसे मांस पकने लगा, उसकी खुशबू ने चारों ओर का वातावरण महका दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। जियांग शुआन ने कहा, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने सभी को बताया कि कैसे उन्होंने मेहनत की और संघर्ष किया और अब यह पल उनके लिए एक नई शुरुआत है। जैसे जैसे मांस पकता गया, उनकी बातचीत और भी गहरी होती गई। उन्होंने अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात की और कैसे वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं और सभी की आंखों में उम्मीद की चमक थी। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने बंधन को और मजबूत किया। जियांग शुआन ने कहा, हम एक परिवार की तरह हैं और हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह एक सामूहिक अनुभव था जो उन्हें और भी करीब लाता था। जियांग शुआन ने पहाड़ी चूहे को बेल की टोकरी में डालते हुए ओहदे बड़े था। अगर एक हसगेबिट उखुद सच चालो वे गोप्तान और एक जाल पास की थाई खटपनी हिराले था। जियांग शुआन ने मिट्टी के बर्तनों के नीचे से लकड़ी निकाल दी और बड़े बर्तन का ढक्कन खोला। भाप उठती हुई खाने की सुगंध और भी लुभावनी हो गई। जियांग शुआन ने अपना मिट्टी का कटोरा और चॉपस्टिक निकाली। एक लंबे हैंडल वाले चम्मच से उसने पके हुए पौधों की जड़ों का एक बड़ा आधा कटोरा निकाला और फिर दूसरे मिट्टी के बर्तन से कुछ मांस और जंगली सब्जियां निकाली। उन पर फूंक मारते हुए उसने दिल से खाना शुरू किया। स्वादिष्ट। जियांग शुआन ने संतोष से खाया। नमक के साथ सभी खाने में जैसे एक आत्मा का संचार हो गया था जो विशेष रूप से मीठा और स्वादिष्ट लग रहा था। अन्य लोगों ने भी खाना शुरू किया। जब वे भर गए तो उन्होंने खाने को मिट्टी के जार में पैक किया और इसे वांडरर्स को भेज दिया ताकि वे भी भरपेट खा सके और काम करते रहें। यह सुनिश्चित ने मिट्टी के बर्तनों के नीचे से लकड़ी निकाल दी और बड़े बर्तन का ढक्कन खोला। भाप उठती हुई खाने की सुगंध और भी लुभावनी हो गई। जियांग शुआन ने अपना मिट्टी का कटोरा और चॉपस्टिक निकाली। एक लंबे हैंडल वाले चम्मच से उसने पके हुए पौधों की जड़ों का एक बड़ा आधा कटोरा निकाला और फिर दूसरे मिट्टी के बर्तन से कुछ मांस और जंगली सब्जियां निकाली। उन पर फूंक मारते हुए उसने दिल से खाना शुरू किया। स्वादिष्ट। जियांग शुआन ने संतोष से खाया। नमक के साथ सभी खाने में जैसे एक आत्मा का संचार हो गया था जो विशेष रूप से मीठा और स्वादिष्ट लग रहा था। अन्य लोगों ने भी खाना शुरू किया। जब वे भर गए तो उन्होंने खाने को मिट्टी के जार में पैक किया और इसे वांडरर्स को भेज दिया ताकि वे भी भरपेट खा सके और काम करते रहें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये वांडरर्स काम करने की ताकत रखे, जियांग शुआन ने कंजूसी नहीं की। उसने वांडरर्स को जो खाना दिया वह लगभग वही था जो वे खुद खाते थे, जिसमें खाने में नमक भी शामिल था। अगर वांडरर्स को नमक नहीं दिया गया तो वे इसकी कमी के कारण बीमार पड़ जाते क्योंकि वे हर दिन कठिन श्रम और पसीना बहाते थे जिससे काम करना असंभव हो जाता। जियांग शुआन ने जब मिट्टी के बर्तनों से खाना निकालना शुरू किया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अपने कटोरे में एक बड़ा कौर लिया और उसे मुंह में डालते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने जीवन की सच्ची मिठास का अनुभव किया हो। यह तो अद्भुत है, उसने फिर से कहा। उसकी आवाज में खुशी की एक हल्की लहर थी। उसके साथी भी उसकी खुशी में शामिल हो गए। जैसे जैसे वे खाते गए, उनके चेहरे पर संतोष की चमक बढ़ती गई। जियांग शुआन ने देखा कि हर कौर के साथ उनकी भूख मिटती जा रही थी और उनकी बातचीत में उत्साह बढ़ता जा रहा था। उन्होंने एक दूसरे के साथ मजाक करना शुरू किया और हंसी की गूंज ने कमरे को भर दिया। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपने कठिन परिश्रम का फल पाया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल खाना नहीं था, बल्कि यह उनके संघर्ष और एकता का प्रतीक था। जैसे जैसे वे खाते गए, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा की और यह पल उनके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। खाने के बाद जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बचे हुए खाने को मिट्टी के जार में पैक करना शुरू किया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें सभी ने मिलकर काम किया। जियांग शुआन ने कहा, हमें वांडरर्स के लिए यह खाना भेजना चाहिए ताकि वे भी भरपेट खा सकें और अपनी मेहनत जारी रख सकें। उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल खाना नहीं था, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक समर्थन था जो कठिनाई में थे। जैसे ही उन्होंने खाने को जार में पैक किया, उनकी बातचीत में एक गंभीरता आ गई। जियांग शुआन ने कहा, अगर हम उन्हें नमक नहीं देते तो वे बीमार पड़ जाएंगे। उनकी मेहनत और पसीने के कारण उन्हें नमक की आवश्यकता है। उसके दोस्तों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि उनके कार्य का महत्व केवल उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जैसे जैसे वे जार भरते गए, उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और यह सुनिश्चित किया कि वांडरर्स को वही खाना मिले जो वे खुद खाते हैं। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपने दिल में एक नई जिम्मेदारी का अनुभव किया। इन जनजाति की स्थापना का पहला वर्ष 16 अप्रैल 1912। उनकी आंखें बारिश के पानी को गटर में बहते हुए देख रही थी और वे छत की ओर देख रहे थे जो कि लीक फ्री थी। उनके मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। शिकार में भाग न ले पाना, बिना शिकार किए भोजन प्राप्त करना मुश्किल था और उन्हें जंगली सब्जियां इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर्दी का सामना करना सच में एक बुरा सपना था, लेकिन अब वे वाइन जनजाति में थे। यहाँ उन्हें जंगल में भयंकर जानवरों से लड़ने की जरूरत नहीं थी, न ही जड़ों और छालों को खाने की। बस उन्हें ऐसे काम करने थे जो गणसोंग को बहुत सरल लगते थे। वे लीक फ्री बांस के झोपड़ों में रहते थे, पेट भरकर खाते थे और गर्म रहते थे। आश्चर्यजनक रूप से उनकी जिंदगी पिछले जनजाति से बेहतर थी। गणसोंग ने अपनी कटोरी की ओर देखा।
था। इतनी अच्छी चीजें केवल वाइन जनजाति ही भटकते लोगों को प्रदान करती थी। गनसोंग ने कटोरी को अपनी जांघ पर रखा, फिर लापरवाही से चॉपस्टिक से कुछ चावल उठाया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। हल्की नमकीन स्वाद खाने की सुगंध के साथ मिलकर उनके मुंह में फैल गई। यह कीमती नमक है। गनसोंग ने चावल को अपने मुंह में कुछ समय तक रखा, फिर अनिच्छा से उसे निगल लिया। वाइन जनजाति उनके प्रति बहुत दयालु थी। गनसोंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने में है। अगर यह एक सपना है तो मैं चाहता हूं कि यह सपना कभी खत्म न हो। गनसोंग ने अपना भोजन किया और बारिश को देखते हुए अपने दिल में दबे हुए निराशा के भाव को बारिश के द्वारा कुछ हद तक धोते हुए महसूस किया। गनसोंग की आंखों में गहरी उदासी थी, जो उनकी खोई हुई भुजा की याद दिला रही थी। वह अपने कटोरे में चावल को देखते हुए सोचने लगे कि कैसे एक योद्धा के लिए एक हाथ खोना केवल एक शारीरिक हानि नहीं, बल्कि आत्मा की भी एक गहरी चोट होती है। उन्होंने अपने मन में उन दिनों की तस्वीरें ताजा की, जब वह अपने साथियों के साथ शिकार पर जाते थे, जब उनकी आंखों में साहस और आत्मविश्वास की चमक होती थी। अब वह केवल एक दर्शक बनकर रह गए थे, अपने ही जीवन के खेल से बाहर। बांस के झोपड़े की दीवारों से आती हुई ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी, जैसे आसमान भी उनकी पीड़ा को समझ रहा हो। गनसोंग ने अपने मुंह में चावल को घुमाते हुए उसकी नमकीन स्वाद को महसूस किया। यह स्वाद उनके लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक था। क्या यह सच है? क्या मैं सच में यहाँ हूँ? उन्होंने अपने दिल में एक हल्की सी आशा महसूस की। वाइन जनजाति ने उन्हें जो दया दी थी, वह उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह थी। गनसोंग ने अपने मन में सोचा, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो शायद मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकूंगा। उन्होंने कटोरी को अपने पैरों पर रखा और सोचने लगे कि कैसे वह अपनी खोई हुई ताकत को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। गनसोंग ने अपने कटोरे को ध्यान से देखा, जैसे वो उसमें केवल चावल नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की कहानी देख रहे हो। उस कटोरी में उन्होंने अपने संघर्षों, अपनी हारों और अपनी छोटी छोटी जीतों को महसूस किया। हर चावल का दाना उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण महसूस की। उन्होंने चावल के एक दाने को अपने मुंह में डालते हुए उसकी स्वाद को महसूस किया, और जैसे ही वह निगलते हैं उन्हें लगा कि यह केवल भोजन नहीं, बल्कि जीवन की एक नई ऊर्जा है। यहाँ मैं फिर से जी सकता हूँ, उन्होंने अपने मन में सोचा। बारिश की बूंदें अब उन्हें एक संगीत की तरह सुनाई दे रही थीं, जो उनके दिल की धड़कनों के साथ मिलकर एक नई धुन बना रही थीं। गनसोंग ने अपने चारों ओर देखा। बांस के झोपड़े की दीवारें उन्हें सुरक्षा का एहसास दिला रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ वह अकेले नहीं है। वाइन जनजाति के लोग उनके साथ हैं, जो उन्हें एक नई राह दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं फिर से अपने जीवन को जी सकूंगा, उन्होंने अपने दिल में ठान लिया। गनसोंग ने अपने दिल में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। बारिश की आवाज अब उनके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। वे अपने कटोरे को एक तरफ रखकर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने चारों को देखकर सोचा कि भले ही एक हाथ न हो, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और संघर्ष की भावना अभी भी जीवित है। मैं यहाँ रहूंगा, मैं यहाँ रहूंगा, उन्होंने अपने आप से कहा। बारिश की बूंदें अब उनके लिए एक नई धुन गा रही थी, जैसे कि आसमान भी उनके संकल्प को सुन रहा हो। गनसोंग ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बारिश के पानी की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। यह बूंदें जैसे उन्हें एक नई शक्ति दे रही थी। उन्होंने बाहर की ओर देखा, जहाँ बारिश की धुंध में वाइन जनजाति के लोग काम कर रहे थे। यह दृश्य उनके दिल को एक नई प्रेरणा दे रहा था। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, उन्होंने अपने मन में दोहराया। गनसोंग ने अपनी आंखों में एक नई चमक महसूस की। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे कि यह आसमान के आशीर्वाद हो। वह बाहर निकलकर वाइन जनजाति के लोगों के बीच में शामिल हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यह दृश्य उनके लिए एक नई प्रेरणा बन गया। गनसोंग ने महसूस किया कि यहाँ वह अकेले नहीं है, वे एक परिवार की तरह हैं। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वह इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। बारिश की बूंदें अब उनके लिए एक नई धुन गा रही थीं, और वह उनके साथ गाने लगे। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से कहा। यह एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। गनसोंग ने अपने हाथों को उठाया और आसमान की ओर देखा, जैसे कि वे अपनी खोई हुई ताकत को फिर से प्राप्त कर रहे हों। यह बारिश, यह जनजाति, यह नया जीवन माइनस सब कुछ एक नई कहानी की शुरुआत थी। गर्मी की बारिशें तेजी से आईं और जल्दी ही चली गईं। एक घंटे बाद बारिश थम गई और आसमान में बादल छट गए। सूरज की किरणें फिर से धरती को स्नान कराने लगीं, जैसे प्रकृति ने एक नई शुरुआत की हो। गणगीत ने अपने कटोरे और चॉपस्टिक को साफ किया, उन्हें सावधानी से रखा, फिर हड्डी की हल को उठाया और अन्य वॉन्डर्स को बुलाया। बारिश के पुट की कार्य निकासी खाइयों को खोदना था। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आया, बारिश भी बढ़ गई। अगर खाइयां बहुत उतली होती तो खेतों में फसलें आसानी से बाढ़ का शिकार हो सकती थी। गणगीत ने एक हाथ में हड्डी की हल पकड़ी और जैसे ही वह खेत में पहुंचा, काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पास केवल एक हाथ था, लेकिन एक रंग योद्धा होने के नाते उसकी ताकत सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी, और वह काम में दूसरों से पीछे नहीं रहा। अन्य वॉन्डर्स ने भी काम करना शुरू कर दिया, और बारिश के बाद की कीचड़ को लेकर किसी ने भी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। आसपास जियांग शुआन बांस के घर से बाहर निकला। बारिश के बाद की हवा विशेष रूप से ताजगी से भरी हुई थी, जिसमें घास और लकड़ी की अनोखी खुशबू थी, जो एक को आराम और खुशी का अनुभव कराती थी। नजदीक ची शाओ और शी क्यू पॉन्ड की निगरानी कर रहे थे, निकासी पर वाइन जालों की जांच कर रहे थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि तालाब में मछलियां भाग न सकें। गर्मी की बारिश के बाद धरती ने एक नई चमक पाई थी। आसमान में हल्की हल्की धूप बिखरी हुई थी, जिससे चारों ओर एक सुनहरा आभा फैल गई थी। गणगीत ने अपने औजारों को व्यवस्थित किया, उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसने अपने साथियों को देखा, जो मेहनत करने के लिए तैयार थे। सभी के चेहरों पर एक नई उम्मीद थी, जैसे वे किसी नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हों। वाइन जनजाति के प्रति उनकी निष्ठा और मेहनत की भावना ने उन्हें एकजुट कर दिया था। खेतों में काम करते समय मिट्टी की गंध और ताजगी से भरी हवा ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया था। गणगीत ने हड्डी की हल को मजबूती से पकड़ा और गहरी खाइयां खोदने में जुट गया। उसकी एक हाथ की कमी ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसकी मेहनत और लगन ने उसे और भी मजबूत बना दिया। अन्य वॉन्डरर्स भी उसी उत्साह के साथ काम कर रहे थे, और
और उनकी मेहनत की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। जैसे जैसे वे काम कर रहे थे, बारिश के बाद की कीचड़ में उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने अपने साथी की मेहनत को देखकर गर्व महसूस किया। उसने महसूस किया कि वे सब एक परिवार की तरह हैं, जो एक दूसरे के लिए खड़े हैं। आसमान में उड़ते पक्षियों की चहचहाट और खेतों में काम करने वाले लोगों की आवाजें एक मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थीं। यह एक ऐसा पल था जब सभी ने मिलकर एक नई कहानी लिखने का संकल्प लिया। दूरों की जियांग शुआन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आकाश में विशाल ड्रैगनफ्लाई को देखा। इसका पंख फैलाव कम से कम 6 मीटर और शरीर की लंबाई 4 मीटर थी। इसके दो जोड़े पारदर्शी पंख इतनी तेजी से फड़फड़ा रहे थे कि वे आंखों से लगभग अदृश्य थे। जियांग शुआन को अचानक अपने पिछले जीवन में देखी गई एक प्रागैतिहासिक विशाल ड्रैगनफ्लाई की याद आई। इसके बड़े बड़े आंखें 360 डिग्री बिना किसी अंधे स्थान के कैमरों की तरह थी और इसके काले पंजे विशाल चिमटों की तरह थे, जो आसानी से जानवरों की हड्डियों को चकनाचूर कर सकते थे। इसके सभी 6 लंबे पैर कांटेदार थे, जो शिकार को आसानी से पकड़ सकते थे। हर एक पंख को अलग अलग नियंत्रित किया जा सकता था, जिससे यह जंगल में स्वतंत्रता से उड़ सकता था। यह विशाल ड्रैगनफ्लाई उसके करीब आया तो जियांग शुआन ने इसके आतंक को और भी अधिक महसूस किया। जब यह विशाल ड्रैगनफ्लाई से अधिक झटका दे रहा था, क्योंकि यह एक छोटे लड़ाकू जेट की तरह लग रहा था। जब विशाल ड्रैगनफ्लाई उसके करीब आया तो जियांग शुआन ने इसके आतंक को और भी अधिक महसूस किया। जब यह उसके सिर के ऊपर से गुजरा तो उसने स्पष्ट रूप से जमीन पर एक तेज हवा का झोंका महसूस किया, जिससे बांस के जंगल में हलचल मच गई। कितना बड़ा है, जियांग शुआन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब तक कि विशाल ड्रैगनफ्लाई बांस के जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ स्टोन माउंटेन के मध्य भाग पर नहीं पहुंच गया, जहां यह प्राचीन बेल को मजबूती से पकड़ लिया। जियांग शुआन के दिल में एक हल्का सा डर था। उसे डर था कि प्राचीन बेल एक ही बेल से उस विशाल ड्रैगनफ्लाई को मार न डाले, जैसे उसने पहले विशाल पक्षी को मारा था। जियांग शुआन के लिए यह एक अद्भुत अनुभव था जब उसने पहली बार एक विशाल ड्रैगनफ्लाई को देखा। यह ड्रैगनफ्लाई इतनी बड़ी थी कि उसकी छवि उसके मन में गहरी छाप छोड़ गई। उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई, जैसे वह एक छोटे हेलीकॉप्टर को देख रहा हो। उसने सोचा, अगर इसे पालतू बनाया जा सके तो क्या मैं इसे सवारी कर सकता हूँ और आसमान में उड़ सकता हूँ। यह विचार उसके मन में बार बार घूमता रहा। उसके चारों ओर का वातावरण शांत था, केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। चिशाओ और गू टेंग भी वहां आए। चिशाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी इतनी बड़ी ड्रैगनफ्लाई नहीं देखी। जियांग शुआन ने सोचा, क्या यह कहीं और से उड़कर आई है। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह सोचने लगा कि इसे पकड़ना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि यह इतनी तेज उड़ती थी। उसने अपने मन में यह भी सोचा कि अगर वह इसके लार्वा को खोज ले तो उसे पालना आसान हो सकता है। लेकिन लार्वा कहाँ मिलेगा, यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा। अगले दिनों में वह देखता रहा कि यह विशाल ड्रैगनफ्लाई वहां से नहीं गई। दिन में आसपास की जगहों पर भोजन की तलाश करती और रात में प्राचीन बेल पर आराम करती। यह देखकर जियांग शुआन का मन खुश हो गया। जब तक यह ड्रैगनफ्लाई वहां थी, उसके पास इसे करीब से देखने और उसके लार्वा को खोजने का एक मौका था। धीरे धीरे बेल जनजाति के लोग भी इस विशाल ड्रैगनफ्लाई के साथ जीने के आदी हो गए। यह ड्रैगनफ्लाई लोगों पर हमला नहीं करती थी, बल्कि केवल कुछ बड़े कीड़ों को पकड़कर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। जियांग शुआन की आंखों में उत्सुकता और आशा की चमक थी। जब वह उस विशाल ड्रैगनफ्लाई को देख रहा था, उसकी सोच में उड़ान भरने का ख्वाब था, जैसे वह आसमान में उड़ रहा हो। यह ड्रैगनफ्लाई उसके लिए एक रहस्य बन गई थी, जो उसके मन में जिज्ञासा और रोमांच का संचार कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या यह संभव है कि मैं इसे अपने साथ उड़ने के लिए राजी कर सकूं? उसके मन में यह विचार बार बार आता रहा। चिशाओ और गू टैंग ने उसे देखा और उनके चेहरे पर भी आश्चर्य था। चिशाओ ने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि इसे पालतू बनाया जा सकता है? जियांग शुआन ने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगा। यह सुनकर चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह चुनौती उसे और भी प्रेरित कर रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस ड्रैगनफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करेगा। वह सोचने लगा कि अगर वह इसके लार्वा को खोज ले तो उसे पालना आसान हो सकता है, लेकिन लार्वा कहाँ मिलेगा, यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने देखा कि ड्रैगनफ्लाई धीरे धीरे उड़ रही थी और वह उसके पीछे भागने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी रोमांचक खेल में भाग ले रहा हो। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह ड्रैगनफ्लाई उसके लिए एक चुनौती बन गई थी। वह उसके पीछे भागते हुए सोचने लगा कि क्या वह इसे पकड़ सकेगा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसके मन में चिंता भी थी। क्या वह इसे पकड़ने में सफल होगा? ड्रैगनफ्लाई की तेज उड़ान और उसकी चपलता ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैं इसके लार्वा को खोज लूं तो इसे पालना आसान होगा। चिशाओ ने कहा, लेकिन लार्वा कहाँ मिलेगा? जियांग शुआन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसे पकड़ने की कोशिश करनी होगी। उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर वह इसे पालतू बना ले तो वह आसमान में उड़ सकेगा। यह सोचकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मैं इसे उड़ाने के लिए तैयार करूंगा। चिशाओ और गू टैंग ने उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह आसान नहीं होगा। जियांग शुआन ने ठान लिया कि वह इस ड्रैगनफ्लाई को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसके मन में यह विचार गूंजता रहा कि क्या वह इसे अपने साथ उड़ाने में सफल होगा। जियांग शुआन ने धीरे धीरे महसूस किया कि यह विशाल ड्रैगनफ्लाई उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। उसने देखकर ये ड्रैगनफ्लाई दिन में आसपास की जगहों पर भोजन की तलाश करती और रात में प्राचीन बेल पर आराम करती। यह देखकर जियांग शुआन का मन खुश हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो यह हमारे साथ रह रही है। चिशाओ और गू टेंग ने भी उसकी बात का समर्थन किया। धीरे धीरे बेल जनजाति के लोग भी इस विशाल ड्रैगनफ्लाई के साथ जीने के आदी हो गए। यह ड्रैगनफ्लाई लोगों पर हमला नहीं करती थी, बल्कि केवल कुछ बड़े कीड़ों को पकड़कर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। जियांग शुआन ने सोचा, अगर यह हमारे साथ रह सकती है तो शायद हम इसे पालतू बना सकते हैं। उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर वह इसके लार्वा को खोज ले तो उसे पालना आसान हो
हो सकता है, लेकिन लार्वा कहाँ मिलेगा, यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा। उसने अपने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने देखा कि ड्रैगनफ्लाई धीरे धीरे उड़ रही थी और वह उसके पीछे भागने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वह किसी रोमांचक खेल में भाग ले रहा हो। 20 अप्रैल का दिन था। आसमान साफ था और सूरज की किरणें धीरे धीरे तेज होती गई थे। दल जनजाति ने 2 बड़े शिकार किए थे, जिससे उन्हें कई दिनों के लिए मांस मिल गया था। इस गर्म मौसम में वे जनजाति में रहकर आराम कर सकते थे, बिना शिकार पर बाहर जाने की आवश्यकता के। यह एक दुर्लभ अवसर था जब 5 लोग एक साथ समय बिता सकते थे। जियांग शुआन ने एक और पत्थर की चाकू बनाने की योजना बनाई। वह नाले के किनारे पर उपयुक्त पत्थर की सामग्री खोजने के लिए ऊपर की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी नजर नानशिंग पर पड़ी, जो नाले के किनारे एक चट्टान पर बैठा था और किसी चीज में व्यस्त था। जियांग शुआन ने जिज्ञासा से पूछा, नानशिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नानशिंग ने सिर उठाया और अपने हाथ में जो पकड़ा था उसे दिखाया। मुखिया, मैं एक हड्डी की बांसुरी बनाना चाहता हूँ। जियांग शुआन ने देखा कि नानशिंग के बाएं हाथ में एक खोखली पक्षी की टांग की हड्डी थी और दाएं हाथ में एक तेज पत्थर। हड्डी के एक सिरे पर पहले से ही एक छोटा छिद्र बना हुआ था। जियांग शुआन जानता था कि प्राचीन हड्डी की बांसुरियां आमतौर पर खोखली पक्षी की टांग की हड्डी थी और दाएं हाथ में एक तेज पत्थर। हड्डी के एक सिरे पर पहले से ही एक छोटा छिद्र बना हुआ था। जियांग शुआन जानता था कि प्राचीन हड्डी की बांसुरियां आमतौर पर खोखली पक्षी की टांग की हड्डी थी और दाएं हाथ में एक तेज पत्थर। हड्डी के एक सिरे पर पहले से ही एक छोटा छिद्र बना हुआ था। जियांग शुआन जानता था कि प्राचीन हड्डी की बांसुरियां आमतौर पर खोखली पक्षी की टांग की हड्डी थी और दाएं हाथ में एक तेज पत्थर। हड्डी के एक सिरे पर पहले से ही एक छोटा छिद्र बना हुआ था। जियांग शुआन ने जैसे जैसे नानशिंग ने दूसरे छिद्र को बनाया, उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह अपने कार्य में पूरी तरह से डूबा हुआ था, जैसे वह किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर गया हो। नाले के पानी की आवाज और टिड्डियों की चहचहाहट ने उस पल को और भी जादुई बना दिया। जियांग शुआन ने देखा कि नानशिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ मुखिया, जब मैं इसे बजाऊंगा तो यह हमारे पूर्वजों की आत्मा को जगाएगा। यह सुनकर जियांग शुआन के दिल में गर्व का अनुभव हुआ। उसने नानशिंग की पीठ पर हल्का सा हाथ रखा, जैसे वह उसे प्रोत्साहित कर रहा हो। नानशिंग ने तीसरे छिद्र को बनाने के लिए ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने छिद्र बनाया, एक मधुर ध्वनि ने वातावरण को भर दिया। यह ध्वनि न केवल एक बांसुरी की थी, बल्कि यह उस जनजाति की आत्मा की गूंज थी, जो सदियों से जीवित थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह क्षण केवल एक बांसुरी बनाने का नहीं था, बल्कि यह उनके इतिहास और संस्कृति को जीवित रखने का एक प्रयास था। जियांग शुआन ने अपने हाथों में पत्थर को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। जैसे ही उसने चाकू के ब्लैंक को आकार देने की प्रक्रिया शुरू की, उसके मन में एक गहरा उत्साह था कि जियांग शुआन ने ध्यानपूर्वक पत्थर की सतह को देखा। उसके हर टुकड़े में संभावनाएं थी। उसने एक बार फिर से प्रहार किया और पत्थर ने एक हल्की सी दरार के साथ प्रतिक्रिया दी। उसके हाथों में एक अद्भुत संतुलन था, जैसे वह पत्थर के साथ संवाद कर रहा हो। हर प्रहार के साथ वह अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वह चाकू के आकार को परिभाषित करता गया, उसके मन में एक विचार आया कि यह चाकू उसके समुदाय के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। यह न केवल एक उपकरण होगा, बल्कि एक प्रतीक होगा जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाएगा। जियांग शुआन ने अपने काम में और भी ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि वह एक कलाकार हो जो अपने कृति को आकार दे रहा हो। उसने महसूस किया कि यह चाकू उसकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही उसने अंतिम बार प्रहार किया, पत्थर ने एक सुंदर आकार लेना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में चमक थी और उसके दिल में गर्व का एहसास। जैसे जैसे वे बांस के घर के करीब पहुंचे, जियांग शुआन ने नानशिंग की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है, यह बांसुरी केवल एक औजार नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी पहचान का हिस्सा है। नानशिंग ने उत्सुकता से पूछा, मेरी पहचान? जियांग शुआन ने समझाया, हाँ, यह तुम्हारी आवाज है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकलती है। जब तुम इसे बजाते हो तो यह तुम्हारी आत्मा की गूंज बन जाती है। नानशिंग ने बांसुरी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा, जैसे वह उसे अपने दिल से जोड़ रहा हो। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण बांसुरी नहीं थी, बल्कि यह उनके सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक थी। जैसे ही उन्होंने बांसुरी को अपने होठों के पास लाया, एक नई ऊर्जा उनके भीतर जागृत हुई। जियांग शुआन ने देखा कि नानशिंग का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें महान बना देगी, नानशिंग। नानशिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसे साबित करूंगा, मुखिया। इस पल में उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को महसूस किया। जैसे ही वे बांस के घर में प्रवेश करते हैं, एक नई सुबह की शुरुआत होती है, जिसमें उनके सपनों की महक और भविष्य की संभावनाएं छिपी हुई हैं। बांस के घर के अंदर वातावरण में एक हल्की सी गर्माहट थी। जियांग शुआन ने नानशिंग को बांसुरी बजाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही नानशिंग ने बांसुरी को अपने होठों से लगाया, एक मधुर धुन गूंज उठी। यह धुन न केवल उनके दिलों को छू रही थी, बल्कि पूरे बांस के घर में एक जादुई माहौल बना रही थी। जियांग शुआन ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। नानशिंग ने जैसे जैसे बांसुरी बजाई, उसकी आत्मा की गहराई से निकलती ध्वनि ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। जियांग शुआन ने कहा, तुम्हारी धुन में एक जादू है, नानशिंग। यह हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है। नानशिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे और भी बेहतर करूंगा, मुखिया। इस क्षण में उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को महसूस किया। जैसे ही उन्होंने बांसुरी की धुन को और भी गहराई से महसूस किया, उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह केवल एक बांसुरी का संगीत नहीं था, बल्कि यह उनके सपनों की आवाज थी, जो उन्हें एक नई दिशा में ले जा रही थी।
हर दिन की तरह दोपहर होते ही जियांग शुआन और उसके साथी खेतों के पास कई जाल बिछाने में जुट जाते थे। धूप की तीव्रता के बीच वे अपनी मेहनत से जालों को ठीक से लगाते ताकि फसलें सुरक्षित रह सके। शाम होते होते जियांग शुआन ने उसकी बात पर विचार किया और उसे लगा कि वास्तव में यह सही है। फसलों का उद्देश्य तो खाद्य आपूर्ति बढ़ाना ही था। भले ही फसलें अभी पक नहीं पाई थी, लेकिन वे पहले से ही जनजाति को बहुत सा मांस प्रदान कर रही थी, जो एक सफलता थी। उन्होंने सोचा कि जो फसलें उन्होंने बोई थी उनमें से अधिकांश कंद वाली थी। अगर ऊपर के हिस्से खा लिए जाएं तो भी वे बढ़ती रहेंगी, बस उपज थोड़ी कम हो जाएगी। इस समझ के साथ जियांग शुआन का मन हल्का हो गया। उसकी नजरें उन जानवरों के रास्तों पर गईं जो बर्बाद भूमि पर चल रहे थे। आखिरकार यह भूमि अभी हाल ही में साफ की गई थी और 1 या 2 साल में फसल की उपज ज्यादा नहीं होगी। जानवरों को आने जाने दिया जाए। जब यह भूमि उपजाऊ हो जाएगी तो आसपास के जानवरों को वाइन जनजाति द्वारा खाया जाएगा। चलो वापस चलते हैं। जियांग शुआन ने आखिरी जाल लगाने के बाद अपने साथियों के साथ खुशी खुशी बांस के घर की ओर लौटना शुरू किया। उसका मन इस बात की गणना करने में लगा था कि कल ये जाल कितने शिकार पकड़ेंगे। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसके साथ ही आसमान में एक अद्भुत रंग बिखर रहा था। सूर्यास्त की चमक ने आसमान को आग की तरह लाल कर दिया था। स्टोन माउंटेन पर प्राचीन वाइन एक नारंगी लाल प्रकाश में नहाई हुई थी, जिससे वह और भी रहस्यमय लग रही थी। जियांग शुआन ने देखा कि एक विशाल ड्रैगन फ्लाई उस वाइन पर विश्राम कर रही थी। उसकी उपस्थिति में एक जादुई आकर्षण था। बांस के घर के चिमनी से धीरे धीरे धुआं उठ रहा था, जो थके हुए वॉन्डरर्स की वापसी का संकेत था। सूर्य पश्चिम में अस्त हो गया और पूरब में चांद उगाया। जंगल में विभिन्न पक्षियों, जानवरों और कीड़ों की हलचल बढ़ने लगी। यह एक नया साल था और जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह समय नए अवसरों और संभावनाओं का है। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। जियांग शुआन और उसके साथी जब बांस के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल कितना जीवंत था। थके हुए वॉन्डरर्स अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे और हंसी खुशी का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक छोटे से आग के चारों ओर चक्कर लगाया। आग की गर्मी ने उन्हें एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास कराया। उन्होंने एक दूसरे से अपनी सफलताओं और चुनौतियों के बारे में बात की और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि उनकी मेहनत का फल अब दिखने लगा है। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि कैसे उन्होंने फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जाल लगाए और कैसे यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। उनकी आंखों में एक चमक थी जो यह दर्शाती थी कि वे अपने भविष्य के प्रति कितने आशावादी थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, आसमान में तारे चमकने लगे। यह एक नई शुरुआत का संकेत था और जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। जैसे जैसे रात बढ़ी, जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ मिलकर नए साल की शुभकामनाएं देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और एक दूसरे के लिए अच्छे भविष्य की कामना की। जियांग शुआन ने कहा, इस नए साल में हम सभी को समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति हो। सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम सभी एक साथ मिलकर नए अवसरों का सामना करेंगे। उस पल में उन्होंने महसूस किया कि उनकी एकता और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आसमान में चांद की रोशनी ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। जियांग शुआन ने कहा, हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम एक सफल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो यह दर्शाती थी कि वे अपने भविष्य के प्रति कितने उत्साहित थे। यह एक नई शुरुआत थी और जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। पहला मई का दिन था और मौसम गर्मी की चादर ओढ़ने लगा था। सूरज की किरणें खेतों पर बिखर रही थीं, जिससे फसलें तेजी से बढ़ रही थीं। वाइन जनजाति की खेती की जमीन अब 30 एकड़ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अत्यंत प्राचीन औजारों के साथ क्या अस्थिर रहा, बल्कि अपने लोगों के भविष्य को भी संवार रहा हो। खेतों में जियांग शुआन ने व्यक्तिगत रूप से घुमंतुओं को खाद बनाने की विधि सिखाई। गोबर की दुर्गंध के बावजूद वह शांत और स्थिर रहा। खाद बनाना खेती का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। जलाने और काटने की विधि से उत्पादन कम होता है। प्रबंधन की कमी और खाद की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। पौधों की राख अच्छी होती है, लेकिन केवल पौधों की राख पर निर्भर रहना फसलों के लिए पर्याप्त नहीं है। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न सामग्रियों को मिलाना और उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद में बदलना फसलों की वृद्धि के लिए बहुत लाभकारी है। खाद बनाने के लिए सामग्री बहुत व्यापक और आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जैसे चारा, पौधों की राख, गोबर, खाद्य अवशेष और पशु हड्डियां। गणसोंग ने जियांग शुआन के शब्दों को अपने दिल में याद रखा। एक हाथ खोने के बाद शिकार करना उसके लिए कठिन हो गया था। केवल एक हाथ से साधारण जाल लगाना भी मुश्किल था। जियांग शुआन ने खेतों में खाद बनाने की प्रक्रिया को समझाते हुए अपने घुमंतुओं की ओर देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह उन्हें केवल खेती नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे हों। जब भी तुम खाद के ढेर में कीड़े पाओ, तब समझो कि खाद उपयोग के लिए तैयार है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सुनने वालों के दिलों में उतर रही थी। खेतों की हरियाली और गोबर की गंध के बीच जियांग शुआन ने अपने ज्ञान को साझा किया। वह जानता था कि खाद बनाने की प्रक्रिया में धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। वह घुमंतुओं को समझा रहा था कि कैसे विभिन्न सामग्रियों को एक साथ मिलाकर उन्हें किण्वित करना चाहिए। यह केवल खाद नहीं है, यह हमारे भविष्य की नींव है। उसकी बातें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कि प्रकृति भी उसकी बातों को सुन रही हो। घुमंतुओं ने ध्यान से सुना, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। जियांग शुआन ने उन्हें बताया कि खाद बनाने के लिए सामग्री आसानी से मिल जाती है, जैसे चारा और खाद्य अवशेष। वह जानता था कि इस ज्ञान के साथ वे अपनी फसलों को और भी बेहतर बना सकते हैं। गणसोंग ने ध्यान से सुना, उसकी एक हाथ की कमी के बावजूद वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। जियांग शुआन की बातें उसके दिल में एक नई आशा भर रही थीं। खेतों में काम करते समय जियांग शुआन ने महसूस किया कि घुमंतुओं की मेहनत और लगन में एक अद्भुत ऊर्जा है। वह उन्हें देखकर गर्व महसूस कर रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, गर्मी भी बढ़ रही थी, लेकिन घुमंतुओं के चेहरे पर थकान की कोई छाया नहीं थी। वे सभी एकजुट होकर काम कर रहे थे, जैसे कि एक परिवार। जियांग शुआन ने उन्हें प्रोत्साहित किया, हमारी मेहनत का फल मीठा होगा। उसकी आवाज में एक प्रेरणा थी जो
सभी को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही थी। खेतों में हलचल थी जहां लोग खाद को मिलाकर उसे खेतों में डाल रहे थे। गोबर की गंध हवा में फैली हुई थी लेकिन किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। सभी का ध्यान अपने काम पर था। जियांग शुआन ने देखा कि गण सॉन्ग जो एक हाथ से काम कर रहा था भी पूरी मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। जियांग शुआन ने उसे देखकर सोचा यह लड़का कभी हार नहीं मानेगा। घुमंतुओं की मेहनत ने जियांग शुआन को और भी प्रेरित किया। वह जानता था कि यह केवल खेती नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था खेतों में एक सुनहरा रंग छा गया था। यह दृश्य एक नई आशा का प्रतीक था। गानसोंग ने अपने जीवन में एक नया मोड़ पाया है। एक हाथ के बावजूद उसने खेती में अपनी प्रतिभा को खोज निकाला है। खेतों में काम करते हुए उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस कला में निपुण बना दिया है। जब वह मिट्टी को साफ करता है, बीज बोता है और फसलों को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी का अनुभव होता है। हर दिन सूरज की पहली किरणों के साथ वह अपने खेतों में निकलता है जहाँ मिट्टी की खुशबू और ताजगी उसके मन को भाती है। गानसोंग ने अपनी मेहनत को और बढ़ाने का संकल्प लिया। उसने जैविक खाद बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों को इकट्ठा करना शुरू किया। खेतों में हलचल मच गई। जियांग शुआन एक नाले की ओर बढ़ा जहां ऊंची घास के एक बड़े हिस्से को देखा। उसने मजबूत और स्वस्थ घास के तनों को काटने का निर्णय लिया। हालांकि घास को काटने का सही समय शरद ऋतु होता है लेकिन जियांग शुआन को इंतजार नहीं था। उसने पिछले साल की घास काटने का निश्चय किया ताकि वह ठंडी चटाइयां बुन सके। गर्मी बढ़ने के साथ बांस के बिस्तर पर सोना अब आरामदायक नहीं था। जियांग शुआन ने सोचा कि कुछ ठंडी चटाइयां बुनना बेहतर होगा। बांस को चटाइयों में बदलना आसान नहीं था लेकिन घास को काटना और उसे बुनना सरल था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया गानसोंग ने अपने खेतों में काम करने की गति बढ़ा दी। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि उसके साथी भी उसी उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य था, माइनस सर्दियों में भूख से बचना। जियांग शुआन ने घास काटने के बाद उसे बुनने का कार्य शुरू किया। उसने सोचा अगर मैं ठंडी चटाइयां बना लूं तो यह गर्मियों में आरामदायक होगा। उसने अपने हाथों से घास को बुनना शुरू किया और उसके मन में एक नई रचनात्मकता का संचार हुआ। उसकी उंगलियां घास के तनों के साथ खेल रही थीं, जैसे वह एक नई कहानी बुन रहा हो। खेतों में काम करते हुए उसने अपने मन में एक नई कल्पना की। वह सोचने लगा कि कैसे ये चटाइयां न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव को राहत देंगी। जैसे जैसे वह बुनाई करता गया उसके मन में एक संतोष का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल उसे और उसके गांव को एक नई दिशा देगा। खेतों में काम करने का यह अनुभव उसके लिए एक नई प्रेरणा बन गया। उसने अपने आसपास की हर चीज को महसूस किया, माइनस मिट्टी की खुशबू, हवा की ठंडक और सूरज की गर्मी। यह सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव बना रहे थे। गर्मी की धूप में जियांग शुआन ने अपने काम को पूरा करने का निश्चय किया। उसने सोचा अगर मैं ठंडी चटाइयां बना लूं तो यह गर्मियों में आरामदायक होगा। उसने घास के तनों को ध्यान से काटा और उन्हें बुनने में लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ हो। खेतों में हलचल मच गई थी, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा और पाया कि उसके साथी भी उसी उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य था, माइनस सर्दियों में भूख से बचना। जैसे जैसे वह बुनाई करता गया उसके मन में एक संतोष का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल उसे और उसके गांव को एक नई दिशा देगा। खेतों में काम करते हुए उसने अपने आसपास की आवाजों को सुना, माइनस पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और दूर से आती हुई हल्की फुल्की आवाजें। यह सब मिलकर एक सुखद वातावरण बना रहे थे। जियांग शुआन ने सोचा अगर हम सही समय पर सही सामग्री इकट्ठा कर लें तो हमारी फसलें बेहतर होंगी। उसने अपने काम को और तेजी से करने का निश्चय किया। जैसे ही दिन ढलने लगा गानसोंग ने अपने काम को पूरा करने की कोशिश की। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। खेतों में हलचल मच गई थी, सभी का एक ही लक्ष्य था, माइनस सर्दियों में भूख से बचना। जियांग शुआन ने घास काटने के बाद उसे बुनने का कार्य शुरू किया। उसने सोचा अगर मैं ठंडी चटाइयां बना लूं तो यह गर्मियों में आरामदायक होगा। उसने अपने हाथों से घास को बुनना शुरू किया और उसके मन में एक नई रचनात्मकता का संचार हुआ। उसकी उंगलियां घास के तनों के साथ खेल रही थीं, जैसे वह एक नई कहानी बुन रहा हो। खेतों में काम करते हुए उसने अपने मन में एक नई कल्पना की। वह सोचने लगा कि कैसे ये चटाइयां न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव को राहत देंगी। जैसे जैसे वह बुनाई करता गया उसके मन में एक संतोष का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल उसे और उसके गांव को एक नई दिशा देगा। खेतों में काम करने का यह अनुभव उसके लिए एक नई प्रेरणा बन गया। उसने अपने आसपास की हर चीज को महसूस किया, माइनस मिट्टी की खुशबू, हवा की ठंडक और सूरज की गर्मी। ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव बना रहे थे। जियांग शुआन ने बांस की जगह नरम और मजबूत घास को काटना शुरू किया। चिशाओन, जो हमेशा जियांग के पास चुपचाप खड़ी रहती थी, उसकी सुरक्षा के लिए चौकस थी। अचानक घास के पास से छोटे छोटे कीड़ों की चहचहाहट सुनाई दी, जो गर्मी में भी अपनी धुन में मग्न थे। दीदी, अब और मत काटो, चिशाओ ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। जियांग ने एक बड़ा बंडल काटा और चिशाओ ने भी उसी तरह किया। दोनों ने मिलकर घास की रस्सियां बनाई और उन्हें बांस के घर के पास ले गए। थप, बंडल जमीन पर गिरा। चिशाओ ने अपने गाल से पसीना पोंछते हुए जियांग से पूछा, एक्सवान, तुमने इतना घास क्यों काटा? ठंडे गद्दे बनाने के लिए, जियांग ने उत्तर दिया। ठंडे गद्दे? चिशाओ ने आश्चर्य से पूछा। ये बिस्तर पर सोने के लिए होता है। जानवर की खाल पर सोना बहुत गर्म होता है। मैं ठंडे गद्दे बनाना चाहती हूँ। समझ गई, चिशाओ ने सिर हिलाया। दीदी, पहले इन घास को तालाब में भिगोते हैं, ठीक है? दोनों ने घास को तालाब की ओर ले जाकर उसे पानी में डाल दिया। ये इसलिए किया गया क्योंकि ये घास पिछले साल की सूखी घास थी जो आसानी से टूट जाती थी। पानी में भिगोने से घास
घास नरम हो जाती है और इसे बुनने में आसानी होती है। घास को भिगोने के बाद वे अन्य कामों में लग गए। 2 घंटे बाद जियांग तालाब पर वापस आई। उसने एक घास का टुकड़ा निकाला, उसे थोड़ा मोड़ा और पाया कि वह नरम हो गया है। फिर उसने 2 बंडल घास को निकाला और बांस के घर के सामने खुले स्थान पर ले गई। उसने घास की रस्सियां खोली, एक सपाट पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा लिया और घास को उस पर रखकर एक-एक करके पीटना शुरू किया। थप थप थप। जैसे जैसे जियांग पीटती गई, हर घास का तना चपटा होता गया और वह सपाट पट्टियों में बदलने लगा। जियांग और चिशाओ की मेहनत रंग लाने लगी थी। जैसे जैसे जियांग ने घास को पीटते हुए चपटा किया, चिशाओ ने उसके चारों ओर ध्यान से देखा। तालाब का पानी हल्का हल्का लहराता रहा और आसपास की चिड़ियों की चहचहाट ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। जियांग ने घास की पट्टी को उठाया और उसे ध्यान से देखा। देखो यह कितनी सुंदर हो गई है, उसने कहा। चिशाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यह बहुत अच्छी लग रही है। दोनों ने मिलकर और घास की पट्टियां बनाना शुरू किया। जियांग ने एक बार फिर से पीटना शुरू किया और हर बार थप 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 की आवाज ने उनके काम में एक नई ऊर्जा भर दी। चिशाओ ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, क्या तुम सोचती हो कि हम इसे जल्दी खत्म कर पाएंगे? जियांग ने उत्तर दिया, हाँ अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे। दोनों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और अपनी मेहनत में जुट गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके चेहरे पर संतोष की चमक बढ़ती गई। हर घास की पट्टी उनके प्रयासों का प्रतीक बन गई। जैसे ही दिन ढलने लगा, जियांग शुआन और उसके दोस्त अपनी मेहनत के फल को देखने के लिए उत्सुक थे। बांस की चटाइयां धूप में सुखाई जा रही थी और उनकी खुशबू हवा में फैल रही थी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक थी। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों से कहा, हमने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और खुशी थी। गो तैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब हमें और भी मेहनत करनी होगी ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सके। शिक्यू ने सहमति में सिर हिलाया, हम सब मिलकर यह कर सकते हैं। तानशिंग ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हमारी मेहनत का फल मीठा होगा। इस तरह की बातें सुनकर जियांग शुआन का दिल गर्व से भर गया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। यह एक ऐसा पल था जब दोस्ती और मेहनत का महत्व समझ में आया। चारों ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, उन्होंने अपने नए बनाए चटाइयों पर लेटने का फैसला किया। चटाइयां ठंडी और आरामदायक थीं। जैसे ही वे उन पर लेटे, उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। जियांग शुआन ने कहा, यह सच में बहुत अच्छा है। रात का अंधेरा चारों ओर फैल गया और चांद की हल्की रोशनी ने वातावरण को एक जादुई छवि में बदल दिया। जियांग शुआन अपने बांस के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके मन में विचारों का एक सागर लहराने लगा। ठंडी चटाई के स्पर्श ने उसे एक अद्भुत सुकून दिया। उसकी आंखें बंद की और अपने सपनों की दुनिया में खो गया। उसकी सोच में चिशाओ का चेहरा बार बार उभरता रहा। वह सोचने लगा कि कैसे उसने अपनी मेहनत से जीवन को बेहतर बनाया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह अपने भविष्य की कल्पना कर रहा हो। चांद की रोशनी में उसने महसूस किया कि उसके दोस्त उसकी मेहनत में उसके साथ हैं। यह सोचकर उसे एक नई ऊर्जा मिली। उसने अपने दिल की गहराइयों से एक मुस्कान बिखेरी। वहीं चिशाओ अपने छोटे से कमरे में लेटी हुई थी। उसने चटाई को सहलाते हुए जियांग शुआन के बारे में सोचा। उसकी आंखों में गर्व और प्यार की चमक थी। वह बड़ा हो गया है, अब वह मुझसे ज्यादा सक्षम है। उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक मीठा सा दर्द था, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था। वह अपने सपनों में खो गई, जहां जियांग शुआन और वह एक साथ थे, खुश और संतुष्ट। रात की शांति में दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपनी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को महसूस किया। जैसे ही रात गहराई, जियांग शुआन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसने अपने चारों ओर की शांति को महसूस किया, जैसे कि पूरी दुनिया उसके सपनों में समा गई हो। चांद की रोशनी ने उसके चेहरे पर एक हल्की चमक बिखेर दी थी और वह अपने विचारों में खो गया। उसके मन में चिशाओ की छवि बार बार उभरती रही और वह सोचने लगा कि कैसे उसने अपनी मेहनत से जीवन को बेहतर बनाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह अपने भविष्य की कल्पना कर रहा हो। वहीं चिशाओ ने अपने छोटे से कमरे में लेटे लेटे जियांग शुआन के बारे में सोचा। उसकी आंखों में गर्व और प्यार की चमक थी। वह बड़ा हो गया है, अब वह मुझसे ज्यादा सक्षम है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक मीठा सा दर्द था, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था। वह अपने सपनों में खो गई, जहां जियांग शुआन और वह एक साथ थे, खुश और संतुष्ट। रात की शांति में दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपनी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को महसूस किया। जियांग शुआन ने अपने दिल की गहराइयों से एक मुस्कान बिखेरी और उसने महसूस किया कि मेहनत और दोस्ती का फल हमेशा मीठा होता है। सुबह की पहली किरणें जब बिखरने लगीं तो जियांग शुआन ने अपनी आंखें खोली। सूरज की हल्की रोशनी ने उसके कमरे को रोशन कर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि रात की शांति अब एक नई ऊर्जा में बदल गई है। वह उठकर खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर झांका। आसमान नीला था और सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल में एक नई आशा का अनुभव किया। आज का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर और भी बेहतर काम करेगा। जैसे ही उसने अपने दोस्तों को जगाने का निर्णय लिया, वह उनके कमरे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि चिशाओ पहले से ही जाग चुकी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह की शुभकामनाएं। जियांग शुआन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन बहुत खास है। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा किया और यह तय किया कि वे मिलकर अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। इस नई सुबह ने उन्हें एक नई दिशा दी, जहां वे अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि मेहनत और दोस्ती का फल हमेशा मीठा होता है।